फैसल वाडा एक एबनॉर्मल शख्स है। सारे फाइनेंशियल सपोर्ट है वो सारे हमारे फादर ने अपनी पॉकेट से की है। हमारा मुल्क इनके लिए कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तानी टीम अपना कॉम्बिनेशन तब्दील करने जा रही है। लोगों को इतना यकीन है कि शायद यही हमारी जरूरत है। यू आर टेकिंग द विटामिन डी, इसका एक्सेस आपको प्रॉब्लम कर सकता है। मैंने सदाया बना आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मेरे साथ मौजूद है तलहा जतोई। तलहा कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। लेकिन बहुत बड़ा दिन है आज शरीश पाकिस्तानियों के लिए। एक तो ऑफकोर्स आज जनाजा है हमारे शहीद सहाफ़ी भाई अरशद शरीफ का। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन। और यकीनन बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे उनके जनाजे के लिए और मेरे यकीन है इस बात का कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा भी देखा जाएगा आज। साथ साथ हम हमेशा अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं कोट ऑफ द डे से, और आज कोट ऑफ द डे बड़ा खूबसूरत हमारे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से। उन्होंने फरमाया कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे उतनी ही कुर्बानियां देना पड़ेंगी। हम बहुत देर कर रहे हैं, हम बहुत काफी वक्त से हम बर्दाश्त करते हैं जुल्म। मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यह भी कौल है कि कुफर की हुकूमत बर्दाश्त है लेकिन जालिम की हुकूमत बर्दाश्त नहीं है। तो याद रखिए कि जुल्म को बर्दाश्त करना एक गुनाह है, जुल्म के सामने खामोश रहना एक गुनाह है। और यकीनन हमें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात से, करबला से मालूम पड़ता है कि हक को बातिल की जंग में हक पर तो खड़े होना है लेकिन हाथ उठाकर कहना है कि वो बातिल है, वो जालिम है, इस जुल्म को बर्दाश्त ना करो। बहुत हो गया इस मुल्क में। बिल्कुल सलाह आपने वजह फरमाया। आप यकीन कीजिए कि हम ये सोच रहे थे कि आपको पता है अशार तो हम पढ़ते रहते हैं, शायरों को सुनते भी रहते हैं, तो वो एक शेर है ना कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि यार अब तो ये बात भी सच नहीं लग रही कि जुल्म सफाकियत की इंतहा हो गई है, ये रेड लाइन वाकई क्रॉस हो गई है और इस पर इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, इसको देखा जाना चाहिए। बड़ी खबर जो कि नाज़रीन के साथ हम शेयर कर लेते हैं। टॉप स्टोरीज हमारी पहली स्टोरी है कि जी बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ का सफर आखिरत है। पूरी कौम नजर डालते हैं, पहले टॉप स्टोरीज देख लेते हैं। अरशद शरीफ का सफर आखिरत है, पूरी कौम अपने सपूत को अलविदा कहने को तैयार है और आंख अश्कबार है। कीनिया की पुलिस के बदलते मौक़िफ़ के बाद मामला पेचीदा कर दिया गया। गिलास तोड़ा 12 आने, फैसल वाडा ने पार्टी रुकनियत भी गवाई, शो कॉज भी मिल गया लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह किसी को समझ ना आई। ट्विटर पर फैसल वाडा के खिलाफ ट्रेंड भी चल पड़ा। वर्ल्ड T20 में भारत से हार के बाद कौमी टीम पहली फतह के लिए बेकरार। शाहीन आज जिम्बाब्वे पर झपटेंगे। पाकिस्तान के लिए अगले मरहले में क्वालिफाई करने के लिए हर मैच जीतना अब लाजमी है। और सुरीली आवाज, बेहतरीन अंदाज, नौजवानों में तेजी से मकबूल होती मारूफ गुलकारा फिजा खान आज बनेगी हमारी मेहमान। राइट, अब हम नजर डालते हैं टॉप ट्रेंड्स पर। ट्विटराटी क्या कर रहे हैं? हमेशा सोशल मीडिया पर नजर डालते हैं क्योंकि यकीनन आज के दौर में सोशल मीडिया इज मोर पावरफुल देन द रेगुलर मीडिया। क्या टॉप ट्रेंड्स चल रहे हैं ट्विटर पर, ये देखते हैं। यकीनन एक टॉप ट्रेंड तो हमने भी टॉप स्टोरीज में देख लिया, फैसल वाडा रॉन्ग नंबर। यकीनन फैसल वाडा की रात गए लेट, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिस तरीके की विजिबिलिटी दी गई, ऑप्टिक्स दिए गए, पीटीवी जो कभी इमरान खान की तकरीर कट नहीं करता, उन्होंने फैसल वाडा को लाइव दिखाया। अच्छा, वैसे तलब इसमें एक चीज जो मैंने भी नोटिस की, किसी अपना मैसेज डिलीवर करने के बाद वो भी बिटवीन द लाइंस उन्होंने किसी सहाफी के सवाल को ना तो गौर से सुना और ना कोई तसल्ली बख्श जवाब दिया। जहां सवाल उनकी रीच से बाहर होता था उसका जवाब एक ही था, अरशद शरीफ पर रहें, फोकस उसी पर करें। सहरिश, आपको याद है फैसल वाडा एक ऐसी शख्सियत हैं जो शायद मेरी नजर में, आई कैन बी रॉन्ग, सियासत में आए ही इसलिए थे कि वो स्पॉटलाइट में आ सकें, कैमरा अपने ऊपर ला सकें, लोगों की नजरों में आ सकें। उन्होंने कल जिक्र किया कि मेरी फैमिली बड़ी बिजनेस और कारोबारी फैमिली है। तो मैं सोचता हूं कि यार इनके वालिद साहब के पास तो इतना पैसा नहीं था, इन्होंने इतना पैसा कहां से कमाया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो उठता है कि जब वालिद साहब इतने पैसे वाले नहीं थे, ये कैसे हो? कहते हैं मैं कारोबारी खानदान से हूं। बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है।
जो कि गलत है। शेख रशीद साहब भी आजकल टॉप ट्रेंड में चल रहे हैं ट्विटर पे, उनके लिए भी खबरें आ रही हैं कि वो शायद लॉन्ग मार्च में ना आए। तफसीलन आज डिस्कस करने की कोशिश लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद लाहौर पहुंच भी गए, कुछ ऐसी खबरें भी हैं, और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम को करने वाले हैं। खैर, अरशद शरीफ शहीद भी ट्रेंड कर रहा है और लोगों का यही मौक़िफ़ है कि कौम के बेटे को उसके शायान शान हमें आज अलविदा कहना है और उनका सफ़र आखिरत जो है वो अल्लाह ताला आसान बनाए, उनकी अगली मंजिलें आसान करे। राइट। और इंग्लैंड आयरलैंड का मैच भी जो हुआ उसके ऊपर भी अब देख रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा अपसेट था। इंग्लैंड वाज द फेवरेट, आयरलैंड डिफीटेड इंग्लैंड, और जिसके बाद ऑफ कोर्स क्रिकेट भी हमारी कौम को बड़ा फीवर है, क्रिकेट से बड़ा प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है, जिसकी वजह से हम देखते हैं रोजाना जब तक वर्ल्ड कप चलता रहेगा टॉप ट्रेंड्स में आपको क्रिकेट नजर आती रहेगी। लेकिन ऑफ कोर्स इंग्लैंड जैसी टीम को आयरलैंड ने हरा दिया। ये वर्ल्ड कप मुझे अपसेट्स का वर्ल्ड कप लग रहा है क्योंकि यकीनन सारे अंडरडॉग्स जो हैं वो बड़ी बड़ी टीमों को हरा रहे हैं। सिर्फ वाज़ेह हो रहा है शायद पाकिस्तान जीत जाए। चलिए देखिए, अब जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान के लिए हार जीतना अब जरूरी है। अब इस पर भी हम बात करेंगे। तो बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की नमाज जनाजा अब आज फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी, जिसके बाद उन्हें H11 कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया जाएगा। एक जानिब जहां अरशद शरीफ की याद में मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं उनकी ग़ैबाना नमाज जनाजा अदा की जा रही है, वहीं दूसरी जानिब उनके कत्ल की तहकीकात हर दिन के साथ नया मोड़ लेती जा रही हैं। अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम के लिए कायम मेडिकल बोर्ड का इजलास तला आज होगा। यकीनन आप ये भी देखिए कि जो तहकीकाती कमेटी थी, पहले ऐलान किया गया कि 3 रुकनी कमेटी होगी, फिर ISI का जो बंदा था वहां से निकाल दिया गया, 2 रुकनी कमेटी है जो कीनिया जाके इन्वेस्टिगेशन करेगी। साथ साथ कीनियन पुलिस कंटिन्यूसली अपना बयान चेंज कर रही है। साथ साथ गुज़िश्ता रोज भी जो है ये हमने सुना था कि ये खबरें हमें फैसल वाडर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी कि स्नाइपर की गोली नहीं थी, गाड़ी के अंदर करीब से बैठ के गोली चलाई गई थी। तो इन्वेस्टिगेशन को भी काफी टर्न करने की कोशिश की गई कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल वाडर की कि जो हमला हुआ है वो बाहर से नहीं, शायद गाड़ी के अंदर से हुआ है। अच्छा, इस वक्त आलिजा खान हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं कि वहाँ पर क्या तैयारियां चल रही हैं नमाज जनाजा के हवाले से, लोग कितनी बड़ी तादाद में वहाँ जमा होना शुरू हो गए हैं। आलिजा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहीद अरशद शरीफ साहब की रिहाइशगाह के बाहर। पाकिस्तानी सहाफ़त का ऐसा मोतबर नाम जो चश्मे फलक पर अपने पूरे आबोताब से चमका। जब से वो शहादत शहीद हुए हैं तब से ही उनके घर के बाहर लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। एक तांता है जो बंधा हुआ है, सहाफ़ी हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, वकला हों या कारोबारी शख्सियात, दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आज शहीद का आखिरी सफ़र है, नमाज जनाजा 2 बजे अदा किया जाएगा। तो यहाँ पर सुबह से ही बड़ी तादाद में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। सरिश आपको ये भी बताता चलूँ कि वज़ीरिस्तान से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, फैसलाबाद से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, नहायत जज्बाती दिखाई दिए। और जिस तरह उनकी वालदा ने सुबह गुज़िश्ता शब कहा था कि मेरे बेटे को शायान शान दफन किया जाए और फूलों में लतपत हों, तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने फूल ही फूल निछावर कर दिए हैं। इनके घर के बाहर गुलाब के फूल जो हैं वो पूरी गली में बिछा दिए गए हैं। जो भी आता है शहीद अरशद शरीफ साहब के यहाँ पर तस्वीर भी है, पीछे कौमी परचम भी नस्ब है, वहाँ पर खड़े होकर उनके लिए फातिहा खानी करता है। हर कोई अश्कबार नज़र आ रहा है, गम से नढाल है। और आपको ये भी बताते चलें, कुछ लोग हैं फैसलाबाद से पहुँचे, उनका कहना है कि हमने आज तक पंजाब से बाहर सफ़र नहीं किया और हम सिर्फ़ और सिर्फ अरशद शरीफ साहब की नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए इस्लामाबाद पहुँचे हैं। यहाँ पर तकरीबन इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। सामने वाले घर में भी बैठने के इंतज़ाम किए गए हैं, साथ वाले घर में भी बैठने के इंतज़ाम किए गए हैं। मर्द हजरात को बाहर बिठाया जा रहा है, जबकि ख़वातीन जो हैं वो उनको अंदर जाके बिठाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 12:30 के करीब शहीद अरशद शरीफ साहब का जो जस्ते खाकी है वो कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल से यहाँ पर लेके आया जाएगा इनके घर में, जहाँ पर अहले खाना को उनका आखिरी दीदार कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से उनको सिक्योरिटी के हिसार में फैसल मस्जिद ले जाया जाएगा। तो अब तक की ये सूरत हाल है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनका यही कहना है कि हमारी एक ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से अरशद शरीफ साहब का आखिरी दीदार कर सकें, आखिरी दीदार किसी न किसी तरीके के साथ किया जाए। हर किसी की ख्वाहिश है, जाहिर है जो वहाँ पर जितने भी लोग पहुँचे हैं वो इसी मकसद के लिए पहुँचे हैं कि उनको अच्छे तरीके से अलविदा कहें। इतना खूबसूरत चेहरा, एक इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट चेहरे पर, तला एक बहुत कीमती आदमी ने भाई ने भी बात की ना कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ये हयात मुझे तब नजर आएगी जब यकीनन कौम में तब्दीली नजर आएगी। ये शेर लगता बड़ा अच्छा है सुनने में, लेकिन प्रैक्टिकलिटी, ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। यकीनन ग्राउंड पे हम यही देख रहे हैं कि अरशद की शहादत के ऊपर बहुत सारे लोग ये खेल खेल रहे हैं
और बज़ाहिर यकीनन को बहुत ताकतवर लोग हैं जो इस खेल में मुलव्विस हैं। जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ फैसल वाडा को मैं कहूँगा लॉन्च किया गया, क्योंकि वो उनका करियर, सियासी करियर तो ख़त्म हो चुका था, पीटीआई में उनको स्पॉटलाइट मिल नहीं रही थी, अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स उनकी चल रही थी, लड़ रहे थे हर किसी से पार्टी में, जिसके बाद जो है जिस तरीके से वो मीडिया पे आए, जो उन्होंने बातें बहुत बड़ी बड़ी कर दी, सबूत शवाहिद जीरो थे, कोई भी एविडेंस नहीं था, जिससे वाज़ेह होता है कि इट वाज ऑल अ प्लान। जिसके बाद पीटीआई ने भी उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया, पार्टी रुकनियत मुअत्तल हो गई है। फयाजुल असल चौहान पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, आपकी नज़र में किसने किया, ये क्यों लॉन्च किया गया फैसल वाडा को रात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस होने के बाद प्राइम मिनिस्टर का, वज़ीर दाखिला का, पूरी नून लीग का और पूरी 13 लीडरों की जमात पीडीएम का, जिसका नाम मैंने रखा हुआ है ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। इन्होंने फिर नकब लगाई है, ये हर दौर में होता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक हर गिरोह के अंदर, हर अदारे के अंदर ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो एंड टाइम पे जो है वो मीर जाफर और मीर सादिक करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि फैसल वाडा एक बेसिकली एबनॉर्मल शख्स है। उसका जो एटीट्यूड, मेरा बहुत क्लोज उसके साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा ताल्लुक उसके साथ है, उसकी पर्सनैलिटी जो है ना वो एबनॉर्मल पर्सनैलिटी है। उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, उसके अंदर जो है ना ठहराव नहीं है। तो अजीबोगरीब किस्म की कल बातें, बुनियादी एक ही ऑब्जेक्टिव था कि पूरी पाकिस्तानी कौम को और पीटीआई के वर्कर्स को, डाई हार्ट कार्टरों को डराया जाए कि जनाब आपने लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं करनी क्योंकि वहां पे बड़ी लाशें गिरेगी। तो यार क्या अजीबोगरीब बातें करते हो। हम वहां पे कह रहे हैं कि भाई हम ना लड़ने जा रहे हैं, ना कुछ हम वहां पे कोई टकराव की पॉलिसी इख्तियार करने जा रहे हैं, हम आइन और कानून के मुताबिक अपना हक अदा करने जा रहे हैं। और दुनिया के हर जमहूरी मुल्क के अंदर यहाँ पर आवाम तय कर ले, 80%, 70%, 60%, 90% आवाम तय कर ले कि मौजूदा हुकूमत ना अहल है, न कमी है, न खट्टू है, आवाम के लिए अजाब इलाही है, तो जनाब उनका हक होता है, वो बाहर निकलते हैं, इलेक्शन के बगैर वो उसको टपन कर देते हैं कि जनाब आप रिजाइन दो, रिजाइन लेते हैं। ये दुनिया के अंदर सैकड़ों मिसालें आपको पिछले 100 साल की जनाब हिस्ट्री के अंदर आपको पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर आपको नजर आएगी। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सर, किसने करवाया फैसल वाडा से, ये कौन था इसके पीछे? और इन्होंने कहा था कि आईएसआई और एमआई आके मेरा फोन ले लें, मैं देने को तैयार हूं। अभी तक पहुंचे सर आईएसआई एमआई वाले के नहीं? मैं वही बता रहा हूँ कि सारी ड्रामेबाजी है, ये पूरी हुकूमत जो है ना उसकी बैक पे है, इम्पोर्टेड हुकूमत बैक पे है। इन्होंने सारों ने मिलकर उसको जनाब घेरा डाला है बेचारे को, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होगा। आवाम, लेकिन फैयाज साहब, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि लॉन्ग मार्च कल 11 बजे है, इतनी इमरजेंसी क्या थी? नमाज जनाजा के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जाती, इतनी उजलत में क्यों की गई? मतलब क्या इनके बौखला गए हैं, परेशान हैं, वजह क्या समझ आ रही है? जनाब बात ये है कि इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए अब होता है क्या। अभी तो ये एक फैसल वाडा आया है, अभी आपको हर रोज एक नई आइटम आएगी, एक नया आइटम सॉन्ग आएगा है ना यहाँ पे, एंटी पीटीआई के और इमरान खान साहब के खिलाफ रोज एक आइटम सॉन्ग चलेगा जना आपको मीडिया के अंदर और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये तो एक रवायत है। देखें, इमरान खान साहब या फयाजुल हसन चौहान, हम इंतहाई नेक नियति के साथ पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी से बना दिए कि हमने गोरे अंग्रेजों से आज़ादी ली, अब काले अंग्रेजों की गुलामी में है। वो काले अंग्रेज जो बरमला कहते हैं कि यार हम तो गुलाम हैं, हम तो भिखारी हैं, हमारा तो राइट ही नहीं है कि आलमी ताकतों के सामने हम खड़े हों, हमने तो यस सर कहना है, हमने तो जो उन्होंने कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च से पहले ये जो कुछ घंटे भी बाकी रह गए बड़े ये क्रूशल हैं, इसमें वो बहुत सारे लोग हैं जो के साथ छोड़ के जाएंगे या इस तरह खुलकर सामने आएंगे। शेख रशीद साहब के हवाले से ऐसी खबरें गर्दिश में क्यों हैं कि वो शिरकत नहीं करेंगे लॉन्ग मार्च में? या नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। शेख रशीद साहब आखिर दम तक जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर रहा है, मैं भी 20 से ताल्लुक है, उनका भी 20 से ताल्लुक है, और मुझे पता है कि उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से अभी तक साथ दिया और उन्हें साथ देना। ये वैसे ही रूमर्स चला रहा है, नून लीग का मीडिया सेल, बेगम सफदर का मीडिया सेल ये रूमर्स चला रहा है, वो चलेगा इंशाल्लाह। चौहान साहब, मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ सर कि हमारे मुल्क में एक बहुत हाई प्रोफाइल असैसिनेशन हुई है, मैं कहूँगा कत्ल हुआ है अरशद शरीफ शहीद का। उसके बाद एक शख्स जो पीटीआई को बिलोंग करता था, नाअहल हो चुका था, टीवी पर आकर बैठता है, सारे चैनल्स उसको लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं
और वो मुल्क की दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी ISI का नाम लेता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस MI का नाम लेता है और कहता है कि मेरे पास सबूत है, इस फोन के अंदर काफी डिटेल्स हैं, मैं देने को तैयार हूं। लेकिन फिर भी उन एजेंसियों का हरकत में ना आना, अभी तक कोई अपडेट ना आई कि उनके फोन से उन्होंने क्या निकाला है, काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स खड़े करता है सर। अरे आपकी बात ठीक है, जब उसने कहा है कि मेरे पास सबूत है तो फिर थोड़ी तौर पे जनाब जुडिशियल कमीशन बिल्कुल जुडिशियल कमीशन बैठाना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और फैसल वाडा से भी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन आपके सामने है फैसल वाडा साहब की डिग्री का पूरा जो केस है उसमें वो किस तरीके से फ्लक्चुएट करते रहे। लेकिन फैसल वाडा ने सर जुडिशियल कमीशन के सामने अपना फोन देने से इनकार किया, वो ISI और MI के साथ काम करने को तैयार थे। तो उसमें जब जुडिशियल कमीशन बनता है तो उसमें ISI और MI के नुमाइंदे होते हैं ना। आपने जितने भी आज तक हम तो फैयाज साहब यही चाहते हैं कि बहुत ही जबरदस्त सहाफी थे, स्पाई का सहाफी पाकिस्तान में बहुत रेयर है, कम है, बहुत इंसाफ हो। हाँ, इंसाफ होना चाहिए, उनकी फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए, मासूम बच्चे उनके जो कि यतीम हो गए हैं, तो बड़ी दुख की घड़ी है। मुझे ये बताएगा कि पंजाब में सूरत हाल जी, अभी आपका जो को पार्टनर है और को एंकर है उन्होंने ये कहा और बिल्कुल ठीक कहा, सर खादिम हुसैन का नाम सर तलहा जतोई है। तलहा जतोई साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, ये भी सुन लें। मैं भी पिछले 3 दिन से ये देख रहा हूँ कि चाहे वो किसी पार्टी के भी हो, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए यार। उस बेचारे जुल्म हुआ, उसकी फैमिली पे जुल्म हुआ है, उसको शहीद किया गया, पाकिस्तान का हीरो था, पाकिस्तान का एक सरमाया था, उसके हवाले से सीरियसली इंक्वायरी होनी चाहिए। अब मजेदार बात सुने, इन्होंने 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई, उसमें अतर वहीद एक DIG शामिल किया। ये वो है जो 2009 के मुकला का जो लॉन्ग मार्च था नवाज शरीफ का, गुजरांवाला में SP की हैसियत से अपनी पेटी पेश की थी, आपको सबमिट किया था इस अतर वहीद ने। अब बताओ जरा आगे क्या होगा। और सर पहले 3 रुकनी कमेटी थी, अब ISI का बंदा उसमें से निकाल दिया गया सर। वही बता रहा हूँ ना, अब इस किस्म की पॉलिटिक्स तो ना करो यार, डर्टी पॉलिटिक्स तो ना करे ना। बिल्कुल, और दूसरा इससे जाहिर है उनकी फैमिली भी मुतमईन नहीं है जिस तरीके से हो रहा है। यार अल्लाह करे, मैं तो कहूंगी कि अदालत इस मामले को टेकअप करे। और फिर फैसल वाडा ने कल सर एक और बड़ा उन्होंने एक ब्लंडर ये किया कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को भी थोड़ा सा टर्न करने की कोशिश की और बोला है कि हमला आवर वही थे जो अरशद शरीफ के मेजबान थे, गाड़ी के अंदर से गोली मारी गई है। उसको को फिर जुडिशियल कमीशन के सामने पेश हो, मैं तो उसको अब नॉर्मल शेयर कहता हूँ भाई, सच्ची सी बात। चले फैयाज साहब ये बताइएगा कि पंजाब में क्या तैयारियां चल रही हैं लॉन्ग मार्च की? कल आप लोगों ने 11 बजे निकलना है, कैसे निकलेंगे, सब किस तरह इकट्ठे होंगे, क्या सोच रहे हैं? कल 11 बजे लाहौर से निकलेंगे और तय हुआ है कि 11 से लेके 5 बजे तक की पूरी कैंपेन, 5:30 बजे तक मगरिब तक जाना हर जगह पे ये चलेगी, उसके बाद नहीं। और ये तकरीबन कुछ 6 दिन का लॉन्ग मार्च होगा। 6 दिन तक जाना, ये 4 तारीख के राउंड अबाउट ये इस्लामाबाद मंडी पहुंचेगा और इंशाल्लाह पूरे पंजाब का विजिट करते हुए, GT रोड का विजिट करते हुए, और इंशाल्लाह लाखों की तादाद में तो लोग इधर से साथ होंगे। फिर गिलगित बल्तिस्तान है, KPK है, कश्मीर है, सिंध है, बलूचिस्तान है। आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको एक बड़ा रूहानी मजमा नजर आएगा जरा। चलें जी, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। डरने की कोई जरूरत नहीं है ना चौहान साहब जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई खून नहीं बहेगा। कोई नहीं। एक बार सुन ले आखिरी बात, सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। बहुत बहुत शुक्रिया। फैजुल हसन चौहान तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद थे और वो तैयार हैं इसके लिए। उनका कहना है कि फैसल वाडा जो कर रहे थे वो एबनॉर्मल था, वो एक एबनॉर्मल शख्स है। वाज़ेह कर दिया कि उनकी बातों में कोई यकीन नहीं है। लेकिन मैं अभी भी ये सोचने पर मजबूर हूं कि एक शख्स टीवी पर बैठकर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी ISI को ललकार रहा है कि मेरे पास शवाहिद है, इतना हाई प्रोफाइल केस पाकिस्तान में चल रहा है, फिर भी उससे शवाहिद लेने अभी तक वो एजेंसियां क्यों नहीं पहुंची? मेरे लिए एक और अजीब बात इसमें यह है कि $मिलियन ऑफ डॉलर्स मैं खर्च कर चुका हूं, मजीद खर्च करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दौलत से अल्लाह ने मुझे नवाजा है। 3 घंटे मुझे मारेगा 3 दिन बाद खुद मर जाएगा। मतलब ये किस किस्म की बातें थी? वाकई ये नॉर्मल बातें थी। तलाब आगे बढ़ते हैं, बड़ी अफसोसनाक खबर है, इस पर भी बहुत दिल दुखी हुआ। कराची में सैलाब मुतासरा बच्ची की बेहुरमती का अफसोसनाक वाकया पेश आया। लेकिन अच्छी बात यह कि पुलिस ने ज्यादती करने वाले दोनों मुल्जिमान को पकड़ लिया है। एक मुल्जिम को कराची से, दूसरे को टंडोवाला यार से पकड़ा गया। लेकिन तलाब हम ये देखते हैं इस तरह के केसेस में निकल जाएंगे 2-3 महीने बाद भाई, बेल पे बाइज्जत बरी हो जाएंगे और वही काम दोबारा शुरू कर देंगे। 100 बच्चों के रेपिस्ट जो इमाम थे, पता नहीं क्या मदरसे में काम करते थे, उनको छोड़ दिया पुलिस ने। खैर अल्लाह रहम कर। नदीम अहमद हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद है। नदीम बताइएगा पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक कितने महीनों में छूट जाएंगे ये?
दरिंदे, जानवर लोग। जी तला मुलजमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनका पुलिस ने रिमांड भी हासिल कर लिया है। ताहम कल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो इस हवाले से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनसे भी इस मौके के ऊपर हमारी जानिब से यानी मीडिया की जानिब से यही सवाल रेज़ किया गया था कि आया ये मुलजमान जो है कन्विक्ट हो पाएंगे या नहीं। तो उन्होंने इस हवाले से खासी अश्योरेंस दी है मीडिया को कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को ख़ुद फॉलो करेंगे और केस को यकीनी बुनियादों के ऊपर जो है कन्विक्शन जो है वो इसके अंदर यकीनी बनाएंगे। मैं इस हवाले से वादे कर दूं, गुलाम रसूल और खालिद लुंड नामी दोनों मुलजमान जो कि इस घनाउनी वारदात में मुलविस थे, इन दोनों मुलजमान को पुलिस ने खासे जो है वो रिकॉर्ड वक्त के अंदर यानी 72 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया था। गुलाम रसूल जो है वो एक क्लिफ्टन के इलाके के अंदर वाक़ निजी बंगले के अंदर जो है वो ड्राइवर बताया जाता था और इसकी जानिब से जो है वो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी और साथ ही साथ इसका जो दोस्त खालिद लुंड जिसकी गिरफ्तारी टंडो अलायार से जो है वो बताई जाती है, तो ये भी 2 रोज़ कबल कराची के अंदर ही पाया जाता था और इसके साथ अपने दोस्त गुलाम रसूल के हमरा इसने ये क्राइम कमिट किया था। इस हवाले से जो अहम पुलिस को कामयाबी हुई थी वो एक मशहूर व मारूफ सुपर मार्ट की पार्किंग के अमले के बयान को फॉलो करते हुए जो है वो पुलिस ने इस केस की तफ्तीश का आगाज़ किया था और कमोबेश 100 से ज़ायद सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस की मदद से जो है 100 से ज़ायद सीसीटीवी कैमरास प्राइवेट लोगों के होंगे, ये हुकूमत के नहीं होंगे, इतना मुझे नदीम 100% यकीन है। थैंक यू सो मच फॉर रिपोर्टिंग, आपका शुक्रिया। लेकिन मेरी दुआ अपील करता हूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, मैं अपील करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मैं अपील करता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा इन लोगों को सरेआम लटकाना शुरू करें ताकि इस बुराई का खात्मा हमारी सोसाइटी से हो सके। क्योंकि जब तक इन्हें सरेआम लटकाया नहीं जाएगा, इनके जिस्म को काटा नहीं जाएगा, जिस तरीके से चोर के हाथ काटे जाते हैं उसी तरह इनको भी सजाएं सरेआम मिलनी चाहिए, फिर ही हमारे सोसाइटी से ये अजाब खत्म होगा। 100% दुरुस्त कहा तला आपने, अदरवाइज ये बुराई नहीं रुकने वाली। जब तक किसी को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे तब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और पाकिस्तानी बार बार अपना लोहा मनवाते हैं, ना सिर्फ अंदरूनी सतह पर बैरूनी सतह पर भी। पाकिस्तान के हैदर अली रिजवान की बात करेंगे जो कि अंडर 16 कैटेगरी में एशिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गए। यकीनन एहसान के बाद हम सोचते थे यार कोई और टेनिस प्लेयर पाकिस्तान में आएगा नहीं आएगा, काफी वक्त हो गया, कोई नया टैलेंट पैदा नहीं हो रहा। लेकिन अब आई एम रियली हैप्पी टू हियर दिस कि हैदर अली ने यकीनन पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, टेनिस का वो बेहतरीन फ्यूचर है और इस वक्त हमारे साथ हैदर मौजूद भी हैं। वेलकम टू दुनिया बोल है हैदर अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हैदर, खैरियत से हैं? कैसा लग रहा है भाई, आप एशिया के नंबर 1 प्लेयर हैं अंडर 16 में, हाउ डू यू फील? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि पाकिस्तान के लिए खेलना और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनल लेवल पे मेरे और मेरे वालिदैन के लिए बहुत फ़ख्र की बात है माशाल्लाह। और इस पाकिस्तान के लिए जीतना और एशियन लेवल पे जीतने के लिए बहुत ज़्यादा नाम रोशन होता है पाकिस्तान का भी। तो ये भी बताइएगा हैदर कि आपने किस तरह अपने करियर का आगाज़ किया, क्या शुरू से आपको टेनिस में दिलचस्पी थी, पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट रही होंगे? हम देखते हैं कि बाज़-औक़ात बच्चों को वालिदैन कहते हैं कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, खेल के लिए बस आधा घंटा 1 घंटा रखा करो, बस ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो, आजकल IT का दौर है, इसमें एक्सेल करो। क्या आपके पेरेंट्स का आपके लिए सपोर्ट था? जी बिल्कुल, ऐसे ही मेरे फादर ने एज अ बॉलर शुरू किया था टेनिस का, तो उनका ये ड्रीम था कि वो टेनिस में चैम्पियन बने, लेकिन उनकी इतने लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से वो ये नहीं कर सके और वो अपना ड्रीम अब हम में देखते हैं और वो ये पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे फादर की तरफ से मैं बहुत सपोर्ट है क्योंकि उन्होंने सारी एशियन लेवल पे मुझे बाहर भेजा, मुझे और मेरे भाइयों को, ताकि हम पाकिस्तान के लिए मेडल्स वगैरह जीतें और नाम रोशन आपके और आपके भाइयों को। अच्छा, मेरा सवाल हैदर आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, टेल मी अब कितने आप लोग भाई हैं और किस लेवल पे आप लोग खेल रहे हैं इस वक्त, और आप जब बाहर गए खेलने के लिए तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने आपको सपोर्ट किया या आपके अब्बू ने सारा खर्चा बर्दाश्त किया?
जी हम 4 भाई हैं, लेकिन अभी एक छोटा है और 3 हम खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं हुई है अभी तक। जितने भी सारे फाइनेंशियल सपोर्ट है वो सारे हमारे फादर ने अपनी पॉकेट से की है, और उनके लिए हम बड़ा उनका थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें चांस दिया, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट टेनिस एसोसिएशन ने अभी तक कोई भी स्पॉन्सर वगैरह नहीं किया। हालांकि बाकी देखा जाए बाहर कंट्रीज़ में तो बहुत स्पॉन्सर इजीली मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर्स वगैरह और बाकी सेक्टर्स में बहुत यही मसला है कि ना वो स्पॉन्सरशिप बहुत मुश्किल से मिलती है। तो कभी आप गए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड गए, डीजी साहब से मिले, या फिर वो मिलते भी नहीं है खिलाड़ियों से? बहुत मुश्किल है, एक दफ़ा शायद मिले होंगे, लेकिन स्पोर्ट के लिए बहुत मुश्किल है वो। लेकिन इसके लिए तो अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है हैदर। भाई पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में जितनी अच्छी खासी तनख्वाहें हैं ना सैरिश, 1-2 तनख्वाहें कम कर दें, इन खिलाड़ियों के लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन तनख्वाहें देना बड़ी बड़ी जरूरी है, बड़े लोग हैं वो। अच्छा मतलब ये भी कहा जा रहा है कि सेल्फ फाइनेंस गेम है, तो मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि इस लेवल पर जब आप जाओ तो अच्छा खासा पैसा भी खर्च होता है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पैसे रखे होते हैं स्पोर्ट्स के लिए, जो सारे खिलाड़ियों के लिए मुख्तस किए जाते हैं, पर सैडली हो क्या रहा है, एसोसिएशन जितनी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड इतना बड़ा हो गया है, उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो इतने सारे हो गए हैं, उनकी इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हो गई हैं कि खिलाड़ियों का पैसा भी उनकी तनख्वाहों में चला जाता है और बेचारे खिलाड़ी दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं। और स्पोर्ट्स बोर्ड की जो परफॉर्मेंस है, अल्लाह ने, मैं कहता हूं क्रिकेट बची हुई है पाकिस्तान में, सिर्फ बाकी सारे खेल खत्म हो गए, ना स्क्वॉश है ना स्नूकर है। अब अल्लाह करे कि हैदर अली और इनके वालिदैन को अल्लाह ताला ताकत दे, वो सपोर्ट दे, क्योंकि अगर इनके अब्बा जी कमाएंगे तो ये बाहर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा मुल्क इनके लिए कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड सो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा खैर अब तला ये तो बड़ा एक अफसोसनाक बात है कि हमारे मुल्क में क्रिकेट के अलावा बच्चों के लिए, मतलब जो अंडर 16 है या अंडर 19 है, उनके लिए कोई ना तो एकेडमीज ऐसी बनाई गई है कि जहाँ पे वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हों, उनको मौका मिले कि वो खुलकर खेल सकें, जो कि बड़ी अच्छी बात है बच्चों के लिए स्पेशली। खैर ऐसा होना तो चाहिए, जो कि नहीं है। मुझे ये बताएगा हैदर, आप इंशाल्लाह इस शो के बाद देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कोई ना कोई मुखिया हज़रात आगे बढ़ेंगे और हैदर को सपोर्ट करेंगे। अच्छा सही, बिल्कुल अल्लाह करे ऐसा हो। हैदर आप बताइएगा स्टडीज को कैसे मैनेज करते हैं अपनी प्रैक्टिस के साथ, खेलने के साथ? जी बिल्कुल, स्टडीज़ एज भी जैसे आप कह रहे हैं कि टेनिस के साथ स्टडीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेनिस में अगर आपको कुछ पता नहीं है आपको कब इंजरी हो जाए और आप टेनिस तो गेम से आउट हो सकते हैं, इसलिए स्टडीज़ को भी बिल्कुल साथ साथ मैनेज करता हूँ। ओ लेवल्स में मैंने अभी 3 सब्जेक्ट दे दिए और बाकी मेरे 5 रिमेनिंग है, और मैं ओ लेवल्स LGS पैरागॉन से कर रहा हूँ। सही। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने ताजिकिस्तान में 2 गोल्ड मेडल नहीं है, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उज़्बेकिस्तान से भी आपने मेडल जीता है। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, क्या फीलिंग थी आपकी जब आपको मेडल्स मिले? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और पाकिस्तान की तरफ से वहाँ जाके खेल के जीतना बहुत ही गुड एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ पे। और ये बहुत देखा कि वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके लोकल प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और स्पॉन्सर्स मिलते हैं, लोग जो कि पाकिस्तान में बहुत ये लैक करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के प्लेयर आगे नहीं जा सकते। सही। अच्छा मुझे ये बताएगा कितना टाइम प्रैक्टिस को आप देते हैं, और ये भी बताइएगा आपने क्या कभी किसी से गाइडेंस ली है, जो कि हमारे इससे पहले प्लेयर्स हैं उनमें से किसी से आपने बात की हो या कहा हो कि आपको थोड़ा गाइड करें या आएँ आके देखें मिलें? जी बिल्कुल, जो हमारे कोच हैं मोहम्मद खालिद, इसामुल्लाह कुरैशी भी उनके साथ ही खेलते हैं, उनसे ट्रेनिंग करते हैं, तो वो इसामुल्लाह कुरैशी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और उनका ही हम पाथ फॉलो करते हैं, ताकि पाकिस्तान के बाद, क्योंकि असम के बाद अभी तक कोई इंटरनेशनल प्लेयर नज़र नहीं आ रहा, तो मेरी यही कोशिश है कि असम के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए ही मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और पाकिस्तान में टेनिस को बढ़ाएं आगे। यानी कि आपने आगे अपना फ्यूचर प्लान यही रखा हुआ है कि आप इसी में इंशाल्लाह आगे एक्सेल करेंगे, या फिर इससे हट के आपका ये भी इरादा है कि स्टडीज़ में भी आपने कुछ को बिजनेस लाइन या कोई ऐसी फील्ड चूज करनी है कि वो भी साथ साथ चलेगी? देखिए दोनों को साथ मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आप स्टडीज़ को भी बिल्कुल एक साइड पे नहीं रख सकते, ना कि स्पोर्ट्स को आप बिल्कुल टाइम दे सकते, दोनों को टाइम मैनेज करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो भी टाइम बहुत चाहिए होता है उसके लिए, तो दोनों को मैनेज कर रहे हैं साथ ही, ताकि अगर स्पोर्ट्स में भी कोई इंजरी हो जाए तो सबसे बड़े हैदर अली प्रॉब्लम्स क्या हैं? टेनिस के खिलाड़ी के सबसे बड़े प्रॉब्लम इस वक्त क्या हैं? टेनिस के खिलाड़ी में यही बताया आपको कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा मसला यही है कि स्पॉन्सर्स की वजह से वो लैग करते हैं, और जिसकी वजह से अब पाकिस्तान में आगे कोई भी चैंपियन अभी तक नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह रहम करे। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अली रिजवान। मेरी दुआ है कि आपकी आवाज़ मुखैर के हजरात तक पहुँचे, उन इदारों तक पहुँचे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के DG के कानों तक पहुँचे। मुश्किल है, मुझे लगता है कि उनके कानों में काफ़ी वैक्स जमा हो गया है, उनको कॉटन बड उठा के साफ करने की ज़रूरत है।
चले जी, अब एक हमने खेल की बात की है, दूसरे खेल की तरफ आते हैं। क्रिकेट का जुनून, आपको पता है वर्ल्ड कप जारी है, आलमी मेला है और T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का एक और मुकाबला है। सामने वाली टीम जिम्बाब्वे है। एक मैच अभी चल रहा है जिसमें साउथ अफ्रीका ने बैंड बजा दिया बांग्लादेश। अच्छा, 15 ओवर में वो 176 रन हो चुके हैं और रोसो जो है उन्होंने कोई 40-45 बॉलों पे 80-90 रन बना लिए हैं। 98 रन पे इस वक्त वो खड़े हैं। यकीनन साउथ अफ्रीका इज अ गुड कंटेंडर टू बी द वर्ल्ड चैंपियन दिस ईयर। अल्लाह करे हमारी टीम भी किसी दिन ऐसा ही खेले। सही। चले जी, अब अपनी टीम क्या परफॉर्म करेगी, क्या करना चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल एजाज वसीम बाखरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एजाज, कहिएगा, मैचेस तो अब सारे जीतना लाजमी हो गया है, क्या अब आपको नजर आ रहा है टीम कैसा परफॉर्म करने वाली है आज के मैच में? देखिए, पाकिस्तानी टीम आज एक तब्दीली के साथ मैदान में उतरने जा रही है। पाकिस्तान टीम ने मिस किया था एक चौथा फास्ट बॉलर अगेंस्ट इंडिया जो पाकिस्तान ने मेलबर्न में मैच खेला था। उसमें मोहम्मद नवाज को पहले 22 रन पड़ गए थे एक ओवर में और जब उनको फिर 16 रन मिले वो उनका भी दिफा नहीं कर सके। यहाँ साउथ ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन के अंदर अगर आपके पास अच्छी पेस के बॉलर हों तो आपको फायदा हो सकता है। सो उस चीज को देखते हुए पाकिस्तान टीम आज एक मुतवक्के तब्दीली, अभी तक सरकारी तौर पर ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन कल पाकिस्तानी टीम ने 2 ट्रेनिंग सेशन किए। एक इवनिंग में किया फील्डिंग का और एक बैटिंग का पहला सेशन किया पर्थ के अंदर। सो वहां पे सारा मीडिया मौजूद था, हम भी मौजूद थे। एजाज, जो पहले से इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है उसके बाद बड़ा लाइनअप पर क्वेश्चन मार्क्स उठे थे। आपको नहीं लगता जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस हैं उसके मुताबिक 4 हमारे पास पेसर्स होने चाहिए, फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, क्यों मोहम्मद वसीम को इन नहीं किया जाता आपके ख्याल में? देखिए, वसीम आज तो खेलने जा रहे हैं आज, क्योंकि अभी तक मैं जैसे बता रहा था कि कल जब टीम ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रही थी उसके बाद टीम होटल में भी मैं गया, तो वहां से ये बाज़गाह सुनाई दी कि पाकिस्तानी टीम अपना कॉम्बिनेशन तब्दील करने जा रही है। अब ये फैसला अभी तक नहीं हो पाया कि आया वसीम जूनियर की जगह आप हैदर अली को ड्रॉप करेंगे या आसिफ अली को ड्रॉप करेंगे। दोनों एक ऐसे बैटर हैं जिनको 2-3 ओवर अगर मिलते हैं तो वो मैच जितवा सकते हैं। अब ये टाई पड़ी है आसिफ और हैदर के दरमियान में। जो आपने बात की, पाकिस्तान को चौथे पेसर के साथ इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरना चाहिए था। जो गलती हुई, जिस गलती ने पाकिस्तानी टीम को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान जो इंडिया वाला मैच था वो जीतने की पोजीशन में आने के बावजूद वो मैच लूज कर गया। और अब आपके सामने जो टूर्नामेंट है वो ओपन है। पाकिस्तान को आज यहाँ जिम्बाब्वे के खिलाफ पर्थ में खेलना है, 2 दिन बाद पाकिस्तान को यहीं पर्थ के अंदर नीदरलैंड के खिलाफ मैच खेलना है और फिर 3 नवंबर को पाकिस्तान टीम को मजबूत हरीफ साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिडनी में खेलना है। खिलाड़ी कल इफ्तिखार अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ और खिलाड़ियों से भी हमारी बात हुई है। टीम पुरअज़म है। पाकिस्तानी टीम इन 2 मैचेस में अगर जीत जाती है जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के खिलाफ, तो साउथ अफ्रीका वाला मैच खिलाड़ियों के माइंड में है इस वक्त भी कि अगर साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान बीट करता है तो फिर 6 तारीख को बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी राउंड मैच खेल के पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल सकता है। बाकी साहब लग रहा है साउथ अफ्रीका की बैटिंग देख नहीं रहे इस वक्त। मैं देख रहा हूं साउथ अफ्रीका, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, साउथ अफ्रीका की टीम को हराना कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल पेश करके जीत सकती है। वो बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप को आप शाहीन अफरीदी, शाहीन शाह, हारिस रऊफ और वसीम जूनियर की बॉलिंग से तो ना मिलाइए। ठीक है, उनके पास भी 1-2 अच्छे फास्ट बॉलर हैं, तास्कीन अहमद बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो शाहीन और नसीम की क्लास तो नहीं है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे बेजाज ये भी है कि हार्दिक पांड्या जैसी रिप्लेसमेंट आपकी नजर में क्या हो सकती है? अगर हम ऑलराउंडर की तरह देखें तो आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर अभी जो हमारे प्लेयर थे, क्या नाम है, मेरे जहन से उनका नाम निकल गया है, बड़ा ट्रेंड रहा था जिनका, यंगस्टर्स हैं जो फहीम अशरफ होंगे आपके दिमाग में। फहीम अशरफ एक ऐसा ऑप्शन है। नसीम शाह, 140 नसीम शाह, वसीम, देखिए नहीं उनको एज अ ऑलराउंडर अभी हम कंसीडर नहीं कर सकते, इट्स टू अर्ली। देखिए, नसीम को बैटिंग की बेसिक्स का पता है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत कम ऐसे बॉलर हैं पाकिस्तानी टीम के अंदर जिनको बैटिंग की बेसिक्स का पता हो। नसीम शाह को बेसिक्स का पता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नसीम को अगर आपने नीचे खिलाना है, नीचे लेके आना है, तो फिर आपके पास नवाज और शादाब भी तो है ना, जिनको आप कभी मिडिल ऑर्डर और कभी टॉप ऑर्डर में खिलाते हो। मसला ये नहीं है कि नसीम शाह से बैटिंग करवानी है। हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर पाकिस्तानी टीम के अंदर
फ़हीम अशरफ था, अभी भी वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम का मेंबर है, लेकिन उसको टीम से निकाल दिया गया है। फ़हीम 180 की स्पीड सॉरी 180 तो खैर अभी तो 160 से ज्यादा कभी किसी ने बॉल नहीं किया है। फ़हीम 140 की स्पीड पे बॉल करवाते हैं और वो अच्छी बैटिंग हिटिंग करके पाकिस्तान को T20 मैचेस जितवा भी चुके हैं। बाकी साहब ये बताएं, चौथा बॉलर कौन होगा, हसनैन या वसीम? वसीम जूनियर हैं, डेफिनेटली वसीम जूनियर हैं, क्योंकि तला भाई अगर आपने एक बैटर को ड्रॉप करना है, हैदर या आसिफ को, तो हसनैन तो बैटिंग करते ही नहीं है ना इतनी, तो वसीम तो एक मुस्तनद ऑलराउंडर हैं जिनको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का दर्जा हासिल है। एजाज, हमारी बेस्ट विशेस हैं हमारी टीम के लिए, क्योंकि अब हर मैच जीतना उनके लिए लाजमी है इस वर्ल्ड कप में आगे खेलने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। बोल बस की तरफ बढ़ते हैं और जनाब मोइन जुबैर एक सुपर डुपर हिट पर्सनालिटी के साथ मौजूद हैं। अली आगा वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन क्योंकि छोटी और बड़ी स्क्रीन्स पर वो आजकल धूम मचा रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी चिटचैट हमसे भी उनकी हो जाए। तो मोइन जुबैर के साथ वो मौजूद है। ओवर टू यू मोइन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर अदाकार आगा अली साहब। हम इनसे कुछ बात करेंगे। आज हमारे साथ इनकी लाहौर में मुलाकात हुई, एक ड्रामा की शूटिंग चल रही है इनकी। ड्रामा के हवाले से पहले जानेंगे, उसके बाद इनके कुछ आगे क्या प्लान्स हैं वो भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए किसकी शूटिंग के लिए आप लाहौर आए हुए हैं इस टाइम? एक ड्रामा सीरियल बन रहा है, दिलावर मलिक साहब जिन्होंने लंडा बाजार जैसा ड्रामा बनाया वो डायरेक्टर हैं, और मंशा पाशा हमारी हीरोइन है, साथ में सिराजगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कर रही हैं, फिर बाबर भाई हैं, बाबर अली साहब, और बहुत सारे कमाल के अदाकार। इट्स ड्रामा सीरियल, हासिल इसका नाम है। आई एम प्लेइंग ए राइटर। बहुत ही इंटेंस रोल है, कहीं बुरा कहीं थोड़ा अच्छा, तो मज़ा आएगा लोगों को देख के। नहीं, आपकी अदाकारी को लोग यकीनन पसंद करते हैं। आप जैसे खूबसूरत अदाकार, ये बताएं कि आपने अब तक फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं कदम रखा? एक फिल्म आपकी शायद कोई इनकम्प्लीट छोड़ चुके हैं आप, कश्मीरी साहब की, तो हाँ सब पता है, तो वो आप छोड़ चुके हैं, लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री का बूम ऐसा है कि लोग पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं। तो आपने फिल्म इंडस्ट्री में कब आना है? ड्रामाज में तो चले काम करके आपने नाम बना ही लिया। यार मेरा हमेशा से टू बी ऑनेस्ट जो एक मोटिव था वो फिल्म में आना ही था, व्हेन आई वाज अ किड। और अनफॉर्चुनेटली जब मैंने काम शुरू किया तो फिल्में बिल्कुल ही नहीं बन रही थी। फिर जब से ये एक कम बैक हुआ, व्हेन JPNA1 came and नामालूम अफराद came and so a lot of people contacted me। उसमें से एक फिल्म कश्मीरी साहब की भी थी। मैंने करीबन 3 दिन शूट किया है उनका, लेकिन ड्यू टू मैनी रीजंस, अभी मैं क्या कहूँ, टेक्निकलिटी और बहुत सारी और चीज़ें, कमिटमेंट्स जो पूरी नहीं होती हैं, फिर वो फिल्म बनी ही नहीं आगे। और फिर अल्लाह बख्शे कश्मीरी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, तो बिल्कुल ही वो शेल्व हो गई। उसके अलावा आई वाज ऑफर्ड लफंगे, आई वाज ऑफर्ड अ लॉट मोर फिल्म्स, लेकिन समहाउ जो चाहिए शायद वो नहीं दिल को लगा वैसे। अच्छा, आप को यकीनन खुद पता होगा कि आपने किस तरह की फिल्मों में काम करना है, लेकिन मेरा एक मशवरा, आप कभी रोमांटिक फिल्मों में ना कीजिएगा, एक्शन फिल्मों में कीजिएगा, क्योंकि दैट्स माय फेवरेट जॉनरा। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जितनी मोहब्बत एक हार्ड हिटिंग एक्शन रोमांटिक फिल्म को मिलेगी, वो किसी को भी नहीं मिलेगी। एंड आई थिंक मौला जट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स के जो कमाल का एक्शन उस फिल्म में है, दैट्स द बैकबोन ऑफ द फिल्म। तो जितने भी हमारे बार बार कॉमेडी बनाने वाले लोग हैं, मैं उनको कहूँगा कि नाउ इज़ द टाइम टू एक्शन। अभी आपको अब वो जो चल रहा है फॉर्मूला जिसमें सब बैठ गए बारी बारी, वो जो रेलगाड़ी चल रही थी, अब आपको फिल्म बनानी पड़ेगी। आई थिंक बिलाल लसारी ने बनाई है, इसीलिए हर जगह वो नाम कर रही है, और मुझे लगता है 200 करोड़ बहुत जल्दी क्रॉस कर लेगी वो। बताएं, फिल्म मौला जट से मुतल्लिक आपने बात की, फिल्म देखी आपने? जी। फिल्म में किसकी अदाकारी अच्छी लगी आपको? सबकी, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ख़ास करके हमज़ा की, खान साहब की, मायरा एज़ यूजुअल वाज अ चार्मर, एंड मायमा, मुझे लगता है मायमा को और बहुत फिल्में करनी चाहिए, मायरा को सबको करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सबूत है। आई थिंक तीफा, द JPNA सीरीज़, नामालूम अफराद, देन एक्टर इन लॉ, ऑल दीज फिल्म्स ऑफ फिल्म्स, इस वजह से उन्होंने इतना बिजनेस किया। ये बताएं, मौला जट 2 बनती है तो आगा अली उसमें क्या किरदार अदा करना पसंद करेंगे? आइदर ऑफ दीज रोल्स, चाहे वो मौलिक का हो, चाहे वो नूरी नथ का हो,
बहुत ही मज़ेदार। और मुझे लगता है उससे ज़्यादा ना एक एक्टर बहुत ही ब्रिलियंस के साथ दिखता है स्क्रीन पे जब उसका डायरेक्टर इतना ब्रिलियंट होता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम तो बार बार टीवी एक्टर्स की बद्दुआ ये है ना कि उन्हें बार बार एक ही रोल करना है। एंटी किस्म का हाथ, वो एक ही रोल है। वो हमें आप कान यहाँ से पकड़ लो, कभी मोटरसाइकिल पे बिठा दो, गाड़ी पे बिठा दो, यहाँ जहाज़ में दिखा दो, करना वही है कि आपने एक शादी करनी है, एक और जगह आपका दिल लड़ा होगा, आप बेवकूफ़ बनेंगे, एंड में आपको रियलाइज़ होगा, आप माफ़ी मांगेंगे, ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो कोई भी ड्रामा हो, वन कैरेक्टर इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट एंड देन द रेस्ट विल फॉलो। तो फिल्म वाहिद मीडियम है जहाँ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी अब इतने सालों में आदत हो गई है टेलीविज़न पे एक तरह का कंटेंट देखने की। बहुत ही ब्रिलियंस वो भी ये ड्रामा गया ना फरहान और हानिया का, था सास बहू। लेकिन so it's like the same story that we make again and again. So I think उनको भी शायद अब वही कंटेंट दिल को लग गया है। अच्छा, लास्टली ये बताएं आप, वही सवाल, आप कब आ रहे हैं फिल्म में? अब क्या ख्वाहिश आपकी थी? इंतज़ार कर रहे हैं किसी का? मुझे बहुत लोग ये सवाल करते हैं, मुझे यही सुन के बड़ा खुशी होती है कि so many people think that I can do well in a film, but I think वो फिल्म अच्छी होना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं सब छोड़ छाड़ के I can just give my life to that film and do it. अब फिल्म से मुतल्लिक लास्ट एक डायलॉग बोल दें, नूरी नथ में से या मौला जट में से एक। मौला जट का डायलॉग। राइट, मोइन इंटरव्यू कर रहे थे आगा अली को, और आगा अली के व्यूज़ भी मुझसे थोड़े बहुत मिलते हैं कि कब तक ये सास बहू के ड्रामे बनाओगे, रहम खाओ लोगों पे। ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। शामिल करेंगे अपना वेदर सेगमेंट। आज 27 अक्टूबर है। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, लेकिन शिमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आज तेज हवाएं चलने के साथ साथ दोपहर के करीब गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई भी की गई है, जिससे मजीद ठंड में इजाफा हो जाएगा। बात करें अगर कराची की, यकीनन मेट्रोपोलिस तिजारती दारुल खिलाफा ज़्यादा से ज़्यादा 32 कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर की बात की जाए तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम 32 ही है। कराची की तरह मिनिमम वहां पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्रीज और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि पेशावर में मैक्सिमम टेम्परेचर 31, मिनिमम 16 डिग्रीज रहेगा। कोयटा की बात करें तो वहां बड़ी सर्दी होनी है। कोयटा में बताया जा रहा है कि मिनिमम 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। इंटरनेशनल टेम्परेचर आप देख रहे हैं नई दिल्ली में 21 डिग्रीज, नागपुर में 23, कंदाहार में 12। दैट मींस अफगानिस्तान से ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। कोयटा में बहुत जल्द बर्फबारी का इम्कान है, जिससे कराची में ठंड में इजाफा होगा। इस वक्त सूरत हाल यह है कि कराची वाले अब भी एसी चला रहे हैं, उनके बिजली के बिल कम थोड़े हो गए हैं, लेकिन बिजली ज़्यादा यूज़ हो रही है एसी की वजह से। और जो हमारे इस्लामाबाद और नॉर्दर्न एरियाज हैं, अपर एरिया पाकिस्तान का, वहाँ पर हीटर्स की वजह से गैस का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। धुंध और फॉग बढ़ रही है, स्मॉग से मोहतात रहिए, हमेशा अलर्ट्स देखने के बाद अपने ट्रैवल प्लान्स बनाइए। ये थी आज की वेदर अपडेट्स। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, दुनिया बोल है में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मास्टर फ्रेम में आपने देखा डॉक्टर फायजा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं स्टूडियो में, बट बिफोर वी गो टुवर्ड्स हर एंड डू अ डिस्कशन विद डॉक्टर फायजा, मैं यहाँ पर अपना सेगमेंट शामिल करना चाहूँगा आलिम के बोल। यकीनन हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में कि हम कोट ऑफ द डे भी इसलिए करते हैं कि पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव मैसेज आप तक पहुंचा सके। और यकीनन नबी करीम आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज मैं नहीं समझता कि पूरी आलम में किसी और ने दिया है। और उनकी आल ने हमें बताया है कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें। उनके घर से हमें जो मैसेज मिलता है, जिस घर के अंदर शबाबुल जन्ना है, जिस घर के अंदर खातून जन्नत जन्नत की रानी है। हम सबको जन्नत जाने का बहुत शौक है, कहते हैं ना हम तड़प है कि हम पूरी जिंदगी यही कहते हैं अल्लाह ताला हमें जन्नत देना, जो मर जाए उसके लिए कहते हैं अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तो अगर जन्नत में जाना है तो जन्नत के सरदारों और जन्नत की रानी को भी राजी करना है, अल्लाह की रजा उसी से जुड़ी है। और जो मैसेज मिलता है यकीनन करबला, हम कहते हैं इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। वजह यह है कि यकीनन करबला हमें बताता है कि सच और हक का रास्ता मुश्किल है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है, सर कटाना पड़ जाएगा, जान देनी पड़ जाएगी,
हर किस्म की अपनी औलाद की, अपने माँ की, अपने बाप की हर कुर्बानी देनी पड़ जाएगी, लेकिन सर झुकाना नहीं है, सर झुकाना नहीं है। जब वो सर कट जाएगा और कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी शुरू होगी तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी अच्छी जिंदगी शुरू होने जा रही है। बिल्कुल तलहा, आपने बजा फरमाया, और हक और सच की राह बहुत मुश्किल है। ये तो साबित हो गया अभी अरशद शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ है। वो सहाफी थे जो ना डरा, ना झुका, ना बिका। अगर वो पाकिस्तान से मजबूरन गए भी तो हक कहना नहीं छोड़ा, और इसी बात की उनको सजा मिली कि जालिमों ने सफाकियत की इंतहा कर दी। ना उनकी माँ का सोचा, बूढ़ी माँ जिनका वो वाहिद सहारा थे, ना उनके बच्चों का सोचा कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इनके बाप के का साया इनके सरों से हम छीन रहे हैं, कुछ ना सोचा। लेकिन अल्लाह के यहाँ कहते हैं कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वहाँ पर ये फैसला होगा और अल्लाह ताला बिल्कुल बेहतरीन हिसाब करने वाला है। और यकीनन वो अपना मुकद्दमा जाकर वहाँ पर पेश कर रहे होंगे और अल्लाह को बता रहे होंगे कि देखें मैं हक और सच पर था तो मेरे साथ जालिमों ने क्या किया, हिसाब लेने वाला अल्लाह है। वहाँ पर आज इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं, उनके घर के बाहर फूल ही फूल है, क्योंकि उनकी वालिदा की ख्वाहिश है कि मेरे बेटे का शायान शान तरीके से उनको अलविदा कहा जाए, नमाज जनाजा हो। आलिजा हमारे साथ हैं, वहीं से उनसे बात करते हैं। आलिजा बताइएगा, तकरीबन 12 बजे कहा जा रहा है कि जसदे खाकी यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। जी बिल्कुल सहरीश, तकरीबन 12 से 12:30 बजे का टाइम दिया गया है। जस्ते खाकी यहाँ पर लाया जाएगा और उनकी फैमिली को उसका आखिरी दीदार कराया जाएगा। और बताया जा रहा है कि तकरीबन आधा घंटा जो है यहाँ पर वो जस्ते खाकी रखा जाएगा और उसके बाद यहाँ से सख्त सिक्योरिटी हिसार में 1 बजे के करीब यहाँ से फैसल मस्जिद मूव किया जाएगा। आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर लोगों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। नहायत जज्बाती मनाजर हम देख रहे हैं। यहाँ पर फैमिलीज़ आ रही हैं बड़ी तादाद में, और वो लोग जिनका अरशद शरीफ से कोई खूनी रिश्ता नहीं है लेकिन प्यार का, अकीदत का जज्बाती रिश्ता है। तोंसा शरीफ से यहाँ पर भी एक फैमिली पहुँची है। उन्होंने मेरे हक़ में, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पेश कर रहे हैं, फूल निशावर कर रहे हैं, और एक फैमिली ने तो सल्यूट भी पेश किया। तोंसा शरीफ से आई फैमिली, उनका कहना था कि अरशद शरीफ ने जिस जज्बे का, जिस बहादुरी का और शुजाअत का मुजाहिरा किया और हक़ और सच की आवाज़ बुलंद की, उसके ऊपर हम उनको सल्यूट पेश करते हैं। साथ ही साथ फैसलाबाद से, वज़ीराबाद से और मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अभी आपको बताते चले कि यहाँ पर सहाफ़ी भी कुछ पहुँचना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ बैरिस्टर शुएब जो कि अरशद शरीफ साहब के वकील हैं, वो भी पहुँचना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर सिक्योरिटी भी कुछ एक्टिव है। तो लग यही रहा है कि अभी तकरीबन 12 बजे तक उनकी जो डेड बॉडी है उसको यहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। जबकि यहाँ पर लोगों के लिए बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह पहले भी बताया गया कि अरशद शरीफ साहब की वालिदा की हद्दुल वसी कोशिश होती है कि जो भी यहाँ पर आए उसकी खातिर तवाज़ु की जाए। तो यहाँ पर लोगों के लिए चाय का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बैठने के लिए बड़ा बेहतरीन बंदोबस्त किया गया है। सही, बहुत शुक्रिया आलिजा। और यकीन कीजिए तलहा, मैं स्टूडियोज में हूँ लेकिन दिल खून के आंसू रो रहा है। पहुंचे और वहाँ पर का हिस्सा बने, मेरी ख्वाहिश थी, देरीना दिल की ख्वाहिश थी, लेकिन अल्लाह ताला क्या मालूम पूरी कर दे। खैर, यकीनन जो लोग पहुंच सकते हैं, अगर आप पहुंच सकते हैं, इस वक्त देख रहे हैं और करीब हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, पंजाब के किसी शहर में, तो यकीनन आपके लिए वहाँ पहुंचना आसान है। ज़रूर पहुंचिए, क्योंकि ये जनाजा मेरी नज़र में अरशद शरीफ का, शहीद का नहीं, ये जनाजा सच का है, हक का है। ये उस रास्ते का जनाजा है जो रास्ता पाकिस्तान की तरक्की को जाता है। अगर इस रास्ते को हमने जारी ना रखा, इस सफ़र को हमने जारी ना रखा जो अरशद शरीफ ने शुरू किया है, तो हम मुश्किलात का शिकार होंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। और आज वर्दा को मैं इसलिए बड़ा मिस कर रहा हूँ कि अगली जो खबर आप देने जा रही हैं उस पर वर्दा हमेशा मुझसे बहस करती थी कि नहीं, हिकमत से ज्यादा अच्छा डॉक्टर्स की दवाई है, और मैं हमेशा कहता था कि नेचुरल, ऑर्गेनिक, हर्बल, हिकमत की दवाई। इसका जवाब हमें फायजा देंगी, डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू आवर स्टूडियो, आवर शो। एक नई तहकीक सामने आई है डॉक्टर फायजा के विटामिन की गोलियां लेने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मैं तो चौंक गई ये खबर सुनी, क्योंकि हम लोगों की तो ये डेली बेसिस पे आदत है कि हमें खाना खाने के बाद एक मल्टीविटामिन लेना है, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी बॉडी की नीड है, कोई डेफिशिएंसी ना हो। लेकिन ये कैंसर कॉजिंग हो सकता है, ये तो बड़ी हैरत की बात है। देखिए, होता क्या है कि जो चीज़ें मीडिया में सर्कुलेट होती हैं, अक्सर औक़ात उनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो सही नहीं की जा रही होती, क्योंकि एक साइंटिफिक लिटरेचर है, एक साइंटिफिक डेटा कुछ आपको शो करता है, कुछ स्टडीज़ के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं और वो किसी एक हवाले से वो चीज़ होती है। तो बेसिकली अगर हम आम लोगों के इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो नीड्स हैं, न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, वो क्या हैं।
डेफिनेटली वाइटामिन्स और जो मिनरल्स हैं वो हमारी डाइट का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं और हमें इनको ग़िज़ा के ज़रिए लेना चाहिए। और जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस हैं वो हमेशा इनकरेज करते हैं लोगों को कि वो अपना ग़िज़ा के ज़रिए अपने डिफरेंट फूड्स और न्यूट्रिएंट्स का जो है ना इंटेक मेंटेन करें। तो अगर आप ग़िज़ा के ज़रिए कोई चीज़ हासिल करते हैं या फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स के ज़रिए, तो आपकी किसी भी वाइटामिन के एक्सेस होने का जो रिस्क है वो नहीं होता, यानी यू आर ऑन द सेफर साइड। अलॉन्ग विद दैट जो वाइटामिन्स हैं जिसको हम कहते हैं वाइटामिन सप्लीमेंट्स, जिसको पिल्स की आप बात कर रही हैं, जो हम उसकी भी बहुत डिफरेंट किस्म की फॉर्मुलेशंस आती हैं। कुछ वाइटामिन्स होते हैं जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए होते हैं, क्योंकि हर एज ग्रुप में देखें अलग अलग ग़िज़ाई ज़रूरत होती है। यानी एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत डिफरेंट होती है, फिर जैसे जैसे उसकी ग्रोइंग डिफरेंट लाइफ साइकिल के जो स्टेजेस चल रहे होते हैं, हर उम्र में उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से, जो डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल जब बेबी 6 मंथ्स तक तो मदर फीड पे होता है, उसके बाद उसके अंदर जो है ना कुछ वाइटामिन्स की नीड बढ़ जाती है, जैसे आयरन स्टोर्स कम होने लगते हैं, तो उसको ग़िज़ा के ज़रिए आयरन जो है ना मिलना चाहिए। इसी तरह से हमें वाइटामिन्स की सप्लीमेंट्स की ज़रूरत कब पड़ती है, जब कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो अगर हमारी डाइट इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेसी हो गई अगर हमारे बॉडी में किसी वाइटामिन की, किसी न्यूट्रिएंट की, तो उस सूरत में हम ग़िज़ा के ज़रिए उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर डेफिशिएंसी हो गई है, आ गए हैं टैबलेट्स से हट के, और वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव हैं, और वो मतलब छोटा सा डब्बा लें आप तकरीबन 2-2.5 हज़ार का वो होता है, और वो 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। लेकिन लोगों को इतना यकीन है कि शायद यही हमारी ज़रूरत है। देखिए मेनली यही है कि जो बैलेंस ग़िज़ा और जो हेल्दी एंड बैलेंस डाइट को जो प्रमोट किया जाता है, उसकी मेन रीज़न ही यही है। अगर आपकी डाइट बहुत बैलेंस्ड है और आप कोशिश करते हैं कि आप हर फूड ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं दिन भर में अपनी डाइट में, तो यू विल नॉट नीड एनी काइंड ऑफ विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंटेशन। आपका डाइट पैटर्न ठीक नहीं है तो लेकिन आपके ख्याल में आप कहते हैं कि लेना होगा। जरूरी सवाल नहीं पूछ रहे। देखिए मुझे बताएं, जो अभी हमारी टीम ने खबर निकाली है कि लेटेस्ट रिसर्च ये कह रही है कि विटामिन से लंग्स कैंसर हो रहा है। What do you agree to that? नहीं, देखिए जो विटामिन B12 की उसमें बात हो रही है, जो एक स्टडी है, गलत है बिल्कुल, नहीं रिसर्च बेबुनियाद नहीं है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, आपको उसको ट्रांसलेट करना है। B12 जो विटामिन है वो एक विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का एक हिस्सा है B12। अब उसकी जो स्टडी की गई है, जब उस स्टडी को पढ़ा जाएगा तो उसमें कितनी डोज दी गई, मेगा डोजेस दी गई, सप्लीमेंटल डोज में कितना अमाउंट था, कितने सालों तक दी गई, तो वो उसके हिसाब से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यू नो दैट। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बट ज्यादा ले लेंगे तो शायद ये हो सकता है। देखिए एक जो हम इंजेक्टेबल्स दे रहे होते हैं अक्सर औकात हमारे यहाँ, देखिए ये ट्रेंड चल गया है, बहुत सारी विटामिन्स की डेफिशिएंसीज हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती हैं, जैसा कि आयरन की डेफिशिएंसी मिनरल है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, डी की बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। लेकिन डी की डेफिशिएंसी में भी ये देखना ज़रूरी है कि लोग क्या करते हैं कि विदाउट डायग्नोसिस और विटामिन डी का इंजेक्शन लिख दिया सबको। आप देखें ना, हर कोई विदाउट टेस्ट के अक्सर आप जाते हैं और आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है कि आप विटामिन डी का इंजेक्शन ले लें, घुटनों में दर्द है, विटामिन डी की कमी होगी। बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंटली विदाउट अगर डेफिशिएंसी नहीं है या इनसफिशिएंसी नहीं है, और एंड इफ यू आर टेकिंग द विटामिन डी, इसका एक्सेस आपको प्रॉब्लम कर सकता है। सो बेटर ये होता है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से या जो डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट से क्वालिफाइड लोगों से कंसल्ट करें, सो दैट दे कैन गाइड यू बेटर कि एक तो टेस्ट के बगैर आप कोई चीज को नहीं प्रिस्क्राइब करें। डॉक्टर साहब, अगर आज दुनिया से सारी बीमारियां खत्म हो जाएं तो नुकसान किसका होगा, हजरत इंसान का या किसी और का? नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका में ओपियोइड क्राइसिस है, वहां पर पेन किलर से, जिसका नाम फेंटेनिल था, 1 साल में 1 लाख अमेरिकी मर जाते हैं, पर वो गोली बंद नहीं होती है, उससे ज्यादा ताकतवर गोली आ जाती है, FDA अप्रूव। व्हाट वुड यू से टू दैट? अच्छा, एक बात तो ये कि अमेरिका में तो जाहिर है बहुत अरसे से ये विटामिन्स, और इस पर भी रिसर्चेज हुई हैं कि जो ये विटामिन्स का इनटेक जो बहुत ज़्यादा किया जाता है, हम तो विटामिन्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मल्टीविटामिन्स का वहाँ पे इनटेक होता है, सेकंड नंबर पे विटामिन सी, फिर डी, फिर और डिफरेंट विटामिन्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। तो उन्होंने उसकी एसोसिएशन चेक की विद डिफरेंट डिसऑर्डर्स, लाइक हार्ट डिजीज़ पे क्या असर पड़ा, उस पर क्या असर पड़ा इतनी ज़्यादा हेवी कंजम्पशन से कि इतना बड़ा बिजनेस प्रमोट हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि कोई इतना मेजर फ़र्क नहीं है। यानी देखें, समझने की बात यह है कि जो एक आम इंसान को समझना चाहिए कि आपकी बॉडी की क्या ज़रूरत है।
उसको अगर आप मेंटेन कर रहे हैं और थ्रू योर डाइट एंड थ्रू डेली रिकमेंडेड डोज ऑफ सप्लीमेंट्स की जो डोज होती है ना, वो हर एज ग्रुप के और हर कंडीशन के हिसाब से होती है. इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़ और डिसऑर्डर लाइक सीलिएक डिजीज़ है, प्रेग्नेंट खवातीन हैं, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े अफराद हैं जिनके अंदर एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, तो दीज पीपल आर ऑन रिस्क ऑफ डेवलपिंग वाइटामिन एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. जो लोग रिस्क पे होते हैं उनको सप्लीमेंटेशन दी जाती है, नॉर्मली प्रिस्क्राइब की जाती है. मेरा आपसे यहाँ पर सवाल ये कि दिया मैंने मेरा सवाल पूरा, बड़ा अच्छा है, एंकर बनना चाहिए. नहीं, मैंने आपको देखिए मसला ये है कि जो मेरा पहला सवाल क्या था, अगर आज दुनिया से सारी बीमारियां खत्म हो जाए नुकसान किसका होगा डॉक्टर साहब? नुकसान किसका होगा? अगर आज इंडस्ट्री का होगा, जो कि इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल्स, हाँ बिल्कुल, जो आज बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रही हैं, जिसकी वजह से ये विटामिन, ये सेंट्रम्स, इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है कि शायद आपकी बॉडी की जरूरत ना भी हो, वो मेक श्योर करते हैं कि डॉक्टर्स ऐसे मौजूद हो. लेट मी फिनिश. आई एग्री, खाने में बहुत मिलावट है, खाने में बहुत मिलावट है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो हम मसीहा जिसे हम कहते हैं, जिसे हम डॉक्टर कहते हैं, उसे हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं. बट मैटर ऑफ द फैक्ट इज दुनिया भर की रिसर्च रिपोर्ट्स है कि फार्मास्यूटिकल्स डॉक्टर्स को यूं खरीद लेती हैं, वो उनकी दवाइयां लिखना शुरू करते हैं, पैसे भी मिलते हैं, गिफ्ट भी मिलते हैं. मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, जो जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डाइटिशियंस हैं, आप उनको वो लोग हमेशा हेल्दी ईटिंग प्रमोट करते हैं थ्रू फूड एंड डाइट, और इसीलिए लोग जो हैं वो उन के पास ज्यादा जाना पसंद करते हैं जो उनको महंगी चीजें और एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस देते हैं. मेरे फाइनली आपसे दो क्वेश्चन है, मैं ये चाह रही हूँ टाइम भी ज़ाहिर है और मेरे सवालात के जवाब भी मुझे मिल जाए. नंबर 1 तो ये कि आजकल जो प्रॉब्लम एक खास है वो ये कि हमारी लाइफ इतनी बिजी है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है खाना खाने का और बाकायदा च्यू करके खाने का. हम जल्दी जल्दी खाते हैं, वो काम भी करना, ये भी करना, बस. देखिए, लेकिन दो बातें, एक तो हमारा अनहेल्दी फूड का इंटेक बहुत ज्यादा है. आपने जब तक उसको आप कट नहीं करेंगे और हेल्दी फूड्स को नहीं डालेंगे, माइक्रोवेव में प्रिजर्वेटिव्स के साथ आपको सालन अब बने में मिल रहे हैं, गरम करो, खा लो. हर चीज आप चाहते हैं कि माइक्रोवेव से कितना कैंसर हो रहा है ये भी तो बताओ. बिल्कुल. अच्छा, मुझे ये बताएगा, जो चीज इसके अंदर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हम लोग ज्यादातर जो ये सप्लीमेंट्स लेते हैं उसकी वजह ये कि हम सही तरह खाना नहीं खाते, फिर हमें कमजोरी भी ना हो, हमने चलना भी है, तो हम चाहते हैं कि हम एक पिल ले लो ताकि वो हमारी सारी कमी को दूर कर दे. डॉक्टर, ये भी इंसान की बड़ी ख्वाहिश है, खाना ना खाना पड़े, पिल खानी पड़े बस. अच्छा, ऐसा भी है. देखिए, वेट मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है. लोग अक्सर मैं देखती हूँ जो कि बहुत से क्वैक्स हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़े फेमस हैं, बड़े पॉपुलर हैं. वाइटामिन वो सप्लीमेंट लेने का सही तरीका मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आप रिकमेंड क्या करेंगे, बस ये बता. देखिए, विटामिन लेने का सही तरीका ये है कि उसका लेबल पढ़ा जाए कि उसके अंदर वो एक आम इंसान को अगर अंडरस्टैंडिंग है तो वो पढ़ सकता है, वरना आप अपनी डाइटिशियन से मशवरा करें, न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा करें. वो आपको ये बताएंगी कि इसमें कितनी अमाउंट में मौजूद है और आपके एज के हिसाब से, आपके इश्यूज के हिसाब से आपके लिए कौन सा विटामिन सूटेबल है. एक तो ये हम तो चल ही रहे हैं. एक आम व्यूअर के लिए एक सवाल मेरे जहन में ये भी है कि बच्चों की माएँ जो कि बच्चों को लेके बहुत कॉन्शियस होती है, ये खाना नहीं खाता, इसको ये सप्लीमेंट दो, इसको भूख लगेगी, ये खाना खाएगा, क्या वाकई ये कारगर होते हैं? ऐसा होता है कि वो खाना खाते हैं? देखिए, विटामिन्स की कमी से बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं और ये रियलिटी है, फैक्ट है. हमारे यहाँ पे बहुत विटामिन्स की कमी है. लेकिन दूध पीते हैं, खाना नहीं खाते, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम बढ़ जाता है, आयरन हमको देना पड़ता है. देखिए, माएँ जो कर रही है ना, वो ये कर रही हैं, अच्छी पढ़े लिखे लोगों को आप देख लें, वो बच्चों को प्रोसेस फूड दे रही हैं, वो बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक दे देती हैं, वो बच्चों को नगेट्स करके देती हैं. बर्गर, पिज्जा, नगेट्स से डॉक्टर साहब. नहीं, ये तो देखिए निकलना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा आपको, अवेयरनेस, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव करें. अब हम आप अगर मैं इस प्रोग्राम में आके बैठी हूँ अपना टाइम निकाल के, तो जस्ट फॉर वन पर्पस कि भाई लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि आपको अपनी ग़िज़ा को कैसे इम्प्रूव करना है. और हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हमारी ग़िज़ा से रिलेटेड हैं. इवन जो हमारी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, इसका ताल्लुक जो है वो आपकी बचपन की न्यूट्रिशन से. अगर आपकी बचपन की न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, 2 साल के अंदर जो बच्चे को आप डाइट दे रहे हैं अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो यू आर ऑन रिस्क ऑफ डेवलपिंग दीज क्रॉनिक डिजीजेस. आपका सवाल आया. सवाल रोकिए. अच्छा, चलें. मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, हमारी सोसाइटी का ना इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है जी. हम लोग मेंटल डिसऑर्डर्स को रिलेट करते ही नहीं, दिमागी बीमारियों का हम बात करते ही नहीं है. जबकि हकीकत यह है कि आधे से ज़्यादा मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तानियों का दिमाग ख़राब है, जो हम इतने जुल्म के ऊपर भी खामोश रहते हैं, इतने जबर के ऊपर भी खामोश रहते हैं. ये दिमाग ख़राब का बड़ा प्रॉब्लम इसलिए है कि अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, और पागल हो गया साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, एक लेबल लग जाता है. हम साइकेट्रिस्ट से भागते हैं,
हमें नहीं मालूम साइकेट्रिस्ट क्या है, और हमने उसको पागलपने का डॉक्टर उर्दू में बना दिया है, और जो भी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है उसे पागल कह देते हैं, जबकि हमें जरूरत है जाने की साइकेट्रिस्ट के पास। दिमाग खराब का इलाज को बता दीजिए डॉक्टर। देखिए, उसमें यह है कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं और फिर जो स्ट्रेस और डिप्रेशन, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, तो उसके डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसका प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट ये समझती हूँ, अगर हमारे मुल्क से न्यूट्रिशन रिलेटेड इश्यूज़ और मेंटल डिसऑर्डर्स इन पे कंट्रोल कर लिया जाए तो आपके आधे मसले बहुत हल हो जाएं। लेकिन बात यह है कि हर जगह हर वक्त साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ज़रूरी भी नहीं होता। एट टाइम्स होता है, बट जो काउंसलर्स होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बेसिकली जो काउंसलिंग करते हैं, वो भी बहुत तरीक़ों से आपकी चीज़ों का हल निकाल लेते हैं। हाँ, और एट टाइम्स डेफिनेटली आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है टू कंट्रोल योर डिप्रेशन। सारी डिस्कशन का लुबे-लुबाब ये है कि आप कोशिश ये करें, बजाय इसके कि आप किसी सप्लीमेंट की तरफ जाएं, किसी भी तरह को ख़तरा हो, रिस्क हो, आप अपनी डाइट से, वेजिटेबल से, मीट से, फलों से, दूध से, अंडों से अपनी सेहत को ठीक करें, अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप से मोहब्बत करें, ये आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल, एक जो हम कहते हैं ना 5 फूड ग्रुप्स, उसमें सबसे पहले ग्रेन्स आ जाते हैं, होल ग्रेन्स। सेकंड नंबर पे आपके मीट एंड प्रोटीन एंड वेजिटेबल एंड बीन्स आ जाती हैं। फिर आपके वेजिटेबल एंड फ्रूट है। फ्रूट और वेजिटेबल से आपके विटामिन्स, अगर आप डेली बेसिस पे, ये एक नॉर्मल टिप है, अगर आप अपना 1 से 1.5 कप सब्जी का इस्तेमाल कर लेते हैं, इन रॉ फॉर्म, इन कुक्ड फॉर्म, एनी फॉर्म, और साथ में आप 1 से 1.5 कप फल का इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर डेली बेसिस प्रॉब्लम है डॉक्टर, आप बिल्कुल ठीक कहेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन एक मसला तो है ना, चाट बनेगी तो उसमें मसाले डलेंगे, सब्जी पकेगी तो वो इतना मसाला डाला इज नॉट दैट बैड, लेकिन हाँ, उसको अनहेल्दी तरीके से कुक करना, बिल्कुल आप ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फायजा, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक। और यार ये कैमरामैन पहले ही दिखा देते कौन आया हुआ है, हमें सरप्राइज खत्म हो जाता है। मैं सोचता हूँ सरप्राइज क्रिएट करेंगे, हमारे साथ एक मेहमान जो आपको मिलवाने जा रहे हैं, लेकिन वो पहले दिखा देते हैं। सस्पेंस इज ओवर। अच्छा, वैसे माशाल्लाह से हमारे जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कोई कैटेगरी छोड़ी नहीं है भाई। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे, पॉप, क्लासिकल, सूफी, मतलब गजल सभी कुछ नहीं छोड़ा। अपना उन्होंने फन का मुजाहरा किया है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत और आजकल कोक स्टूडियो में भी छाई हुई है, पाकिस्तान आइडल में भी थी जनाब। जी हाँ, कुछ छोड़ा ही नहीं है ना भाई, माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, उनके उस्ताद कौन है, किस तरह उन्होंने मेहनत की और ये इतने सारी जो कैटेगरीज में अपना लोहा मनवाया, अपना नाम बनाया। फिजा जावेद, वेलकम टू दिस शो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। व्हाट्स योर सीक्रेट फिजा जावेद, कैसे आप सब कुछ कर लेती हैं? इट्स नॉट अ सीक्रेट, इट्स अ ब्लेसिंग। माशाल्लाह। मैं ये बात क्लेम नहीं कर सकती कि मैं गाती हूँ, अल्लाह मियाँ की रहमत है, यू नो, सो दैट मैं गा रही हूँ, और मेरे उस्ताद का बहुत हाथ है इसमें। ही रियली असिस्टेड मी। आपके उस्ताद हमारे शो पर भी आए थे, वी आर सो ग्रेटफुल आप भी आई हैं। अब करम आपके उस्ताद करम साहब में ऐसा क्या है जो किसी और में नहीं? मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन क्योंकि मैंने उनसे सीखा तो मैं कहूँगी ही इज़ दी फाइनेस्ट। वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, बेसिकली उनको गाना सिखाना आता है। यू शुड नो हाउ टू टीच इट। अगर आप जैसे ऐसे गाना एक चीज़ है, सिखाना एक चीज़ है। देखिए क्या होता है, बहुत सारे गाने जैसे नशीली है रात, हाथों में हाथ, आओ सजा दे ये रात, जैसा आपका वोकल है आपको वैसा ट्रेन किया जाता है। एंड देन मैंने अपने उस्ताद को बोला, खासा मुझे ज़रा क्लासिकल गाने जैसे हाँ मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी, सुबह सुबह भी माशाल्लाह, सुबह सुबह। और फिजा इतनी कम उम्र में आपने शुरू किया है? I have started off like बहुत साल पहले, लेकिन मैं थोड़ी सी स्लो हूँ। How old were you when you started? I was only 21. 21, माशाल्लाह। और अब क्या गोल्स क्या हैं लाइफ में? Where do you see the music industry in Pakistan going towards? हम सही ट्रैक पे हैं? Growing. कॉन्सर्ट्स तो आपके शुरू हो गए, अल्लाह का शुक्र। कॉन्सर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, फ्लक्चुएशन रहता है, एंड दिस इज अ प्रोफेशन, दिस इज नॉट अ हॉबी। द मोस्ट ऑफ द पीपल मुझसे पूछ इसके अलावा, मैंने कहा इसके अलावा कुछ और होता है? पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम। और दूसरा ये है कि फिजा सीबीएम से अंडर ग्रेजुएट भी हैं,
वाह, मैं माशाल्लाह CPM का इन्होंने ड्रॉप आउट इतना- हूँ फिजा। अच्छा, इतना सीखने के साथ साथ इन्होंने पढ़ाई भी नहीं छोड़ी। इट वॉज हार्ड फॉर मी, आई स्वेयर मुझे नहीं समझ में आता था What कि year मैं did you गाऊं। graduate from CPM, फिजा? It was 2015. Okay, I dropped out at 2003. ठीक है, ड्रॉप आउट हूँ, मेरा मजाक इनके ना उड़ाया उम्र का ऐसा। अंदाजा लगा लें आप इसके साथ ये भी। हाँ, मैं बड़ा अच्छा होगा। क्या होता है म्यूजिक मतलब कितने म्यूजिक लायक थे तुम? ना you're born आर्टिस्ट। माय फादर यूज्ड टू क्लेम दिस लाइन। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं किसी भी इंटरव्यू में बैठती हूँ, मैं एक लाइन ज़रूर कहती हूँ कि म्यूजिक इज बाय बर्थ, you're an artist, you're by birth artist, God या फिर gifted. you're an artist and a fool is always born, you can't make them। दोनों हमेशा सही पैदा कह होते हैं, आप इन्हें बना नहीं सकते कि जी आप अगर आप पे थोड़ा सा भी है इंटरेस्ट, कंटेंट है कि अगर अल्लाह मैंने डाला है आप में म्यूजिक तो आप गाएंगे, वरना यू कीप ट्राइंग इट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एंड इफ यू हैव इट देन प्लीज लर्न। अच्छा, एक पैशन भी तो होता है ना, जिस तरह आपको गाने का शौक है, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप गा रहे हैं, लेकिन अब आपको ये भी शौक है कि आपने गजल भी गानी है, आपने क्लासिकल भी गाना है, आपने पॉप भी गाना है। देखिए क्या होता है, क्लासिकल जब आप सीखते हैं ना तो क्लासिकल में बहुत सारा चीजें आ जाती है। क्लासिकल में सब आ जाता है ना, क्लासिकल आप में उस सब लेवल पे चले जाते हो, कुछ भी गा सकते हो, ऐसा ही है। ठीक है, आपको ज़्यादा जैसे क्या पसंद है गाना? मुझे सब पसंद है, मुझे क्लासिकल बहुत अच्छा लगता है। और फेवरेट सिंगर आपकी कौन है? मैडम नूरजहान है, देन रेशमा जी हैं, देन तोफैल नियाजी साहब, देन माय उस्ताद एज वेल, उस्ताद और यंग जो हमारी अब नई जनरेशन आई है, जिसमें आयमा बेग हैं, आसिम अजहर हैं, फरहान सईद हैं। They're good, they're nice। बट फिजा एक बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे सिंगर्स लिप सिंक करके लोगों को बेवकूफ बना जाते हैं और टैलेंट नहीं होता उनमें। How long? How long? No, that's not going to last it for long ना। आप कितनी देर तक लोगों को ये बता सकते हैं कि मैं लिप सिंक कर रहा हूँ, आपको कहीं ना कहीं तो आपको गाना पड़ेगा ना लाइव। नाम नहीं लेता, वो एक सेलिब्रिटी थी, अभी कनाडा में कॉन्सर्ट में गई थी, वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि वो गाने की कोशिश कर रही थी और ऑडियंस उनकी शक्ल देख रही थी, कह रही थी भाई हम पे रहम खाओ। नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जिनका सिंगिंग से कोई बैकग्राउंड भी नहीं है फिजा, सीखते भी नहीं है। लेकिन दैट इज अ शॉर्ट टर्म, दैट्स इट अ शॉर्टकट एज वेल कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया, उसमें आपका बहुत नाम हो गया, उसके बाद आप गाना गा रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा देर तक, ये वही वाली बात है कि आप देर तक अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पीपल आर गोइंग टू आस्क यू कि आप क्या गा रहे हैं। जैसे आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक। अगर आप फ्रेंड्स में भी बैठे हैं, फैमिली में भी बैठे हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सर्ट भी कर रहे हैं, आप एक दो आवाज आपको अपनी, यू नो, जाहिर है यू हैव टू सिंग इट। फिजा कोई भी सिंगर गाना गाता है ना तो पहले 2-3 मिनट फिर शुरू करता है, क्योंकि आपका इतना कंट्रोल है माशाल्लाह से, यू जस्ट स्टार्टेड लाइक दैट। नहीं, ये बस ब्लेसिंग होती है। मैं बार बार ये गले का ख्याल कैसे रखती हैं, ये गले का सबको बताइए। डाइट होती है, आपकी प्रैक्टिस होती है एवरी डे, और आप सा के ऊपर खड़े सा, आपको वोकल को बोलने की आदत हो जाती है, इसको आपको आदत डालनी पड़ती है। सही। अच्छा, वैसे कोई ऐसा नहीं कि नीम गर्म पानी बहुत पीती हैं या खाने में ख्याल करती हैं, खट्टा नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना? ये तो ऑब्वियस है, बिकॉज ये आपका प्रोफेशन है। लाइफ में तो मजा ही निकल जाता है, केचप, लीमू, कोल्ड ड्रिंक निकल जाए तो पीछे बचता क्या है तला? यकीनन जुल्म है, खाना भी इबादत है। तो खाना बेशक इबादत है, लेकिन ये है कि गाना भी बहुत बड़ा काम है। हाउ डू यू कोप? जो सब पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री है वो इवॉल्व कर रही है, आप देख रहे हो रैप बड़ा आ गया अंदर, अब रैपर्स ऊपर आ रहे हैं और बड़ा अच्छा रैप भी कर रहे हैं। टैलेंट की कदर है इस इंडस्ट्री में फिजा? आई वुड नॉट से कि वही जो सारे लोग कहते हैं कि जी नहीं ये कदर, ऐसा कुछ नहीं है। तला लोगों को अपना काम करते, यू जस्ट कीप ऑन वर्किंग एंड यू विल फाइंड योर वे आउट। आप मेहनत करते ना, अल्लाह मैंने कहा है तुम मेहनत करो, मैं तुम्हें मेहनत का सिला दूंगा। अल्लाह मैंने ये नहीं बोला है कि मैं तुम इंतजार करो मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए। नो, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग इट। आप गाते रहे, मेहनत करते रहे, अगर आपको लगता है आपका प्रोफेशन है ये। लेकिन बहुत सारे लोगों का नाम नहीं होता, कहते यार मैंने बहुत साल मेहनत किया, देन यू वर वर्किंग हार्ड, यू नो, इन अ रॉन्ग वे, इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। अच्छा, पाकिस्तान आइडल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वाज गुड, इट वाज नाइस, अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, अच्छा था। आई लर्न सो मच अबाउट इट कि उससे के ऊपर किस तरह रखना है, वो काबू रखना है और लोगों के साथ किस तरह काम करना है। बर्दाश्त बढ़ गया आपका? बर्दाश्त बढ़ गया माशाल्लाह। हाउ वाज कोक स्टूडियो?
एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। और मैंने जो गाना मैंने किया था कोक में, वो आई वाज द वन हु रोट इट, आई वाज द वन हु कंपोज्ड इट एज वेल। तो मैंने उसे लिखा। आप थोड़ा सुना दें जो कोक स्टूडियो में आपने माशाल्लाह रेडी है हर चीज के लिए। हो वे बने आ लड़ियो लड़िया वे बने आ हो लड़ियो लड़िया मैंने सदाया बना एकर बन क्या बात है। बनावे मैंने सदाया बना एकर बन पाया दी फौज ले आवे बनिया हो लड़ियो लड़िया वे बनिया हो लड़ियो जबरदस्त। जब आप किसी सिंगर की कोई वीडियो देखते हैं या उसका कोई गाना सुन रहे होते हैं टीवी पे या रेडियो पे, तो आपको इतना अंदाजा नहीं होता वो कितना स्किल्ड है, कितना टैलेंटेड है। लेकिन जब आप फेस टू फेस बैठते हैं और वो आवाज सुनते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि यार नहीं सिर्फ स्टूडियो का कमाल नहीं है, एक्चुअली टैलेंट है। तो फिजा आई एम मस्ट से कि मैं आपदा परवीन का हमेशा से फैन रहा, सनम मारवी का उसके बाद फैन हुआ, एंड आई फील द सेम। एक टोन मिल रहा है, एक फील आ रही है जो मेरे ख्याल से माशाल्लाह से इट्स अ गिफ्ट फॉर यू। ये ऐसी चीज नहीं है कि जो इंसान रियाज से प्रैक्टिस से यहाँ तक पहुंच सके, अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। स्लाइड सी आपकी आवाज होती है। हाँ। मैं आपको वही बोलूंगी, स्लाइड सा है। अगर आपके पास दूध है, चीनी है, पत्ती है, द मोमेंट यू मेक इट एंड देन यू नो गेट टू मेक अ कप ऑफ टी, बट यू डोंट हैव इट देन इट्स नॉट गोइंग टू। तो उस्ताद के बैठने से आपका गाना इम्प्रूव। उसके दिल पर बिकड़े इश्क में गुजरे होगे, क्या बात है। नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। एक इम्पोर्टेंट की एलिमेंट जो मैं चाहती हूँ हमेशा से कि मैं दुनिया का कोई भी गाना गाऊं या किसी का भी, जाहिर है हम वो गाने ज़्यादा सुनते हैं जो हमने पहले सुने हुए होते हैं, तो आई ट्राई मेक श्योर कि मैं उसको अपने अंदाज में गाऊं। मेरा मार्क रहना चाहिए। जब मैं गाऊं तो लोग ये ना कहें कि वो वाला गाना अच्छा था, वो कहें ये गाने का अच्छा गाया, आपका अंदाज है। अच्छा बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो जो सिंगर होता है जो कि उसको गा रहा होता है, ज्यादा मजा उसको सुन के आता है, पुराना गाना सुन के उतना नहीं भी आता। समटाइम ये भी होता है कि गॉड गिफ्टेड है ना। अच्छा मुझे ये बताइए, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए व्हाट डू यू थिंक कि क्या इसके फ्यूचर के हवाले से आप सोचते हैं? आर वी ऑन द राइट ट्रैक? तरक्की हो रही है, टैलेंट को मौका मिल रहा है, नए गाने आ रहे हैं। बिल्कुल हो रही है। अगर मैं ज्यादा काम नहीं कर रही इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा, लोगों के पास काम नहीं, ठीक है, यू हैव टू वेट फॉर योर टाइम। आप ज्यादा काम क्यों नहीं कर रही? बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करती हूँ और गाने मेरे नहीं बने हुए थे। अभी मैंने अपने गाने बनाए, सो इस साल मैं अपने 2 गाने रिलीज़ कर रही हूँ एंड आई विल बी वर्किंग ऑन दैट एज वेल। बिकॉज आप जब कॉन्सर्ट्स में होते हैं सो यू नो यू डू हैव अनदर वाइब। लेकिन ये कि अभी मैं गाना बना रही हूँ और कर रही हूँ और यू हैव टू वेट इट। इट्स नॉट अ मैजिक यू नो कि यहाँ आपने गाना गाया और वहाँ फिट होगा, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी पूरी दुनिया में एग्जांपल्स हैं, दे आर वेरी फ्यू। फ्यूचर में आपके कौन से नए एल्बम्स गाने आने वाले हैं? कुछ अब जल्दी अच्छी खबर सुनाएं। मेरा एक बहुत फेवरेट गाना विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, विच इज़ कंपोज एंड रिटन बाय क्या कहते हैं कासिम अजहर, उसने बताया। गाने का नाम है क्यों दे रहे हो सजा। जी। दिल ढूंढता है वजह, कैसा ये रोग लगा है, क्या पाया क्या खोया है, हो के भी मुझ में तुम हो लापता, क्यों दे रहे हो सजा। सो आई होप कि यू नो आई डू गेट टू रिलीज इट सून। चले ये बताइएगा, जो जितने भी यंगस्टर्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर गाना चाहते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? वेट करें, अपने टाइम का वेट करें, ज़्यादा शोर ना मचाएं। देखिए मुझे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आता है कि आपकी आवाज़ अच्छी है लेकिन आप रेडी नहीं है कुछ किसी कोच की खिदमत हासिल करने के लिए। आप वॉशरूम सिंगर थे, चले थोड़ा बहुत आपकी आवाज़ भी बेहतर है, बगैर सीखे आप गाना शुरू कर देते हैं तो मज़ा नहीं आता। देखिए क्यों है? क्या होता है, या तो आपकी फैमिली में है गाना, तो जब आपकी फैमिली में गाना होता है इसका मतलब है कि वो आपके खून में, जब आपके खून में गाना होता है तो आप 70% गाते हैं।
जब आपकी फैमिली में खून में नहीं होता तो आप थोड़ा बहुत गाना गा लेते हैं, लेकिन देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह की इतनी रहमत है पूरी दुनिया में, अल्लाह पाक ने बोला है कि मैं बैठा हूँ ना तो मैं जो चाहूँ। इस तरह की बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों के कोई उस्ताद नहीं, लेकिन वो गा रहे हैं। फिजा आपसे कचहरी करने का दिल तो बहुत चाह रहा है कि हम बैठे रहें, बातें करते रहें, लेकिन आप इतना खूबसूरत गाती हैं कि एक्चुअली इट्स मैजिकल। अगर आपको कभी फील करना है फिजा का एक्चुअल टैलेंट क्या है तो उनके कॉन्सर्ट जरूर जाके देखिएगा कि लाइव कितना अच्छा गा रही हैं। फिजा को कलाम सुना दीजिए, प्रोड्यूसर साहब ने बोला है कि कलाम भी हो जाए। मैं कुछ आपको रेशमा जी का सुनाऊं? योर कॉल कंप्लीटली। और मैं इतना वी वर इन सो मच रश, सो मच हरी कि आई फॉरगॉट टू वेयर माय लिपस्टिक। नहीं माशाल्लाह, फिर भी आप बहुत खूबसूरत हैं, जरूरत ही नहीं आपको लिपस्टिक की। हो एक तो सजा, क्या बात, एक तो सजा मेरे पास नहीं रे, दूजे मिल दे कोई आस नहीं रे, दूजे मिल दे कोई आस नहीं रे। होश पे सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग लगाए हाय लंबी जुदाई, 4 दिन आदा हो प्यार और अपाज बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। हाय टूटे जमाने तेरे हाथ ने घोड़े, हाथ ने घोड़े, सा ग ग म प द प द म प ग म प रे सा, जिनसे दिलों के तूने शीशे तोड़े, शीशे तोड़े, हिजर की ऊंची दीवार बनाए हाय हाय लंबी जुदाई। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी। यकीनन दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू एक्सपीरियंस इफ यू हैव नेवर डन इट बिफोर। फिजा की आवाज में जो जादू है, आई डोंट थिंक मैंने किसी और में लाइव में इतना मुझे मजा आया जितना कलाम इन्होंने पढ़ा। इट वाज ब्यूटीफुल। फिजा, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, वेयर वर यू बोर्न? I was born here in चाइल्डहुड कराची। कराची हाइट, पक्की कराची हाइट। पक्की कराची। तो फिर आपने पंजाबी तो सीख ली होगी? पंजाबी में आप बेसिकली माय मदर शी इज फ्रॉम लाहौर एंड माय फादर वाज पंजाबी अच्छी सिखा दी आपको? लखनऊ। ओके, तो उर्दू वहां से आ गई? यस, उर्दू वहां, पंजाबी वहां से आ गई। एंड माय फादर वाज असिस्टेंट टू फ्लाइट इंजीनियर। ओके, तो ट्रैवलिंग अ लॉट। हम मेरी फैमिली में कोई नहीं करता वो म्यूजिक, तो मेरी भाई बहन दे आर नॉट इनटू म्यूजिक एट ऑल। कोई भी नहीं है। मैं क्या करती रहती हूं, क्या कैसे शौक हुआ? बाय बर्थ होता है ये। अच्छा, यू कैन नॉट। कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे गाती थी आप? वी संग इट स्कूल में, कॉलेज में, हमेशा। मतलब आई मीन अभी 2 दिन पहले यू नो आई वाज बीन सिटिंग फॉर अ मॉर्निंग शो, तो वहाँ भी मैंने यही बात की थी कि मैं पूरा स्कूल तर्जुमाने माजी शाने हाल, तो मैंने अपने प्रिंसिपल को बोला हुआ था कि मैं अपना पार्ट आराम से करूँ। सारा स्कूल बोल देता था, सारा स्कूल पढ़ लेता था, मैं पढ़ती रही। एंड शी वाज सो सपोर्टिव। It was so nice having you on the show, Fiza. Thank you so very much. मैं आपके उस्ताद का भी शुक्रिया अदा करूँगा, करम साहब का, कि उन्होंने आपको भेजा, आपको राजी किया। यकीनन सुबह उठना सबके लिए आसान नहीं होता है, स्पेशली सिंगर्स के लिए जिनका गला बड़ा भारी होता है सुबह को। इसलिए we're grateful. It was lovely talking to you. It was pleasure having you on the show. और यकीनन अब शो के आखिर में एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो अपने व्यूअर्स तक हम पहुंचाना चाहेंगे। मकबूजा कश्मीर पे भारतीय जुल्म जारी और भारत के गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ आज दुनिया भर में कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। पाकिस्तानी भी उनके साथ हम आवाज़ हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें गैर कानूनी तौर पर उतारी और आज भी वहां पर मौजूद है। भारत तब से इस इलाके पर अपनी दहशतगर्दी, जबरदस्ती और गैर कानूनी तौर पर कब्जा जारी रखे हुए है। दफ्तर खारजा में इस हवाले से कश्मीरी अवाम से ज़ाहिर यकजहती के लिए तकरीब भी मुनक्किद की गई है। बिल्कुल, और इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।